Hello everyone. So today we'll be discussing the legal reasoning portion of Vidigya India Open Mock Test, that is VIOM, for CLAT 2026. So starting with the first passage of legal reasoning, it is about Prevention of Corruption Act. The Prevention of Corruption Act with respect to 2018 amendment and what was the scenario before that. क्या बोल रहा है? Prevention of Corruption Act 1988 was enacted to address corruption among पब्लिक ऑफिशियल बाय क्रिमिनलाइजिंग बोथ एक्सेप्टेंस एंड ऑफरिंग ऑफ ब्राइब. तो किससे डील करता है? ये करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट्स या ऑफिशियल्स के बारे में है. बिफोर इट्स 2018 अमेंडमेंट, the act of offering a bribe was not explicitly mentioned as a standalone offense. क्या बोल रहा है कि if a person is offering bribe to a public servant, क्या वो भी individual offense होगा? Before 2008 it was not. It was only punishable under section 12 of the act which dealt with abatement of offense under section 7 and 11. क्या बोल रहा है? Before 2018 amendment, the before 2018 क्या था सिनेरियो? कि जो ऑफरिंग थी, ऑफरिंग ऑफ ब्राइब टू अ पब्लिक सर्वेंट वाज नॉट एन इंडिविजुअल ऑफेंस. क्या था? अगर आप ऑफर कर रहे हो, सो दिस वुड नॉट इटसेल्फ बी एन ऑफेंस, इट वुड ओनली बी कंसिडर्ड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 या फिर 11 में. ठीक है, यही बोल रहा है कि was only punishable which dealt with abatement of offense, कि ये सिर्फ कैसा पनिशेबल था? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की तरह, ना ही इंडिविजुअल ऑफेंस. सेक्शन 7, अब हम बोल रहे हैं अगर अबेटमेंट ऑफ सेक्शन 7 या 11 के ऊपर है तो सेक्शन 7 और 11 क्या है? सेक्शन 7 penalized a public servant for demanding or accepting any undue gratification before lawful beyond lawful remuneration in connection with their official function. क्या बोल रहा है? कोई भी पब्लिक सर्वेंट डिमांड कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है यानी अनड्यू ग्रेटिफिकेशन बियॉन्ड लॉफुल रिन्यूमरेशन, कि उसको जितना लॉफुली रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए उससे ज्यादा अनड्यू ग्रेटिफिकेशन मांग रहा है वो. अनड्यू ग्रेटिफिकेशन बियॉन्ड लॉफुल रिन्यूमरेशन इन कनेक्शन विद देयर ऑफिशियल फंक्शन, की ऑफिशियल फंक्शन करने के लिए सपोज प्रिस्क्राइब है कि आपको इतनी फीस लेनी है, पर उससे ज्यादा अगर वो डिमांड कर रहा है ग्रेटिफिकेशन, तो हम क्या बोलेंगे? वो सेक्शन 7 में लायबल हो सकता है. डिमांड कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है. वाइल सेक्शन 11 punished official for accepting valuable thing for from individual involved in their वर्क विदाउट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कंपनसेशन. क्या बोल रहा है कि सपोज कोई ऑफिशियल वर्क में अगर आपको कोई किसी का टेंडर पास कराना है और ऑफिशियल को आप क्या दे रहे हो? वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? कोई वैल्यूएबल थिंग एक्सेप्ट कर रहा है. कि सपोज आपने बोला ये आइडल की मूर्ति जो सोने में बनी हुई है वो आप ले लो, और क्योंकि आप ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि उनके पास में टेंडर पास करने की अथॉरिटी है. तो अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल accepts valuable thing from individual involved in their work without providing adequate compensation, कि आप क्या है उसके अगेंस्ट में उस आइडल के लिए कोई पैसा नहीं दे रहे हो या फिर मिनिमम चार्जेस दे रहे हो, तो उसमें भी आप क्या है वो पब्लिक ऑफिशियल को सेक्शन 11 में पनिश कर सकते हो. द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 12 फॉर अबेटमेंट ऑफ दिस ऑफेंसेस, की क्या है? इन ऑफेंसेस को अबेट कर रहे हो अगर आप बाय ऑफरिंग, तो उसको हम सेक्शन 12 में चार्ज कर सकते हैं. वॉज इम्प्रिजमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 years, की मिनिमम आपको कितनी मिलेगी? एटलीस्ट 3 years, एक्सटेंडिंग अप टू 7 year. तो यहाँ पे पनिशमेंट की रेंज क्या होगी? 3 to 7 years, की मिनिमम तो 3 तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, उसको आप कहां तक ले जा सकते हो? 7 years तक. along with fine, मतलब फाइन क्या है? कंपलसरी होगा. however since section 12 only addressed abatement, कि abatement क्या हो गया? कि आपने उसको प्रोत्साहन किया, कि आपने उसको अबेट किया है, कि आप उसको इंस्टिगेट कर रहे हो या फिर उसको हेल्प कर रहे हो कुछ करने के लिए, तो वो हो जाता है अबेटमेंट. तो यहाँ पे बाय ऑफरिंग यू आर अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ ब्राइबिंग. तो सिर्फ जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसको हम किस में लायबल कर सकते थे? अबेटमेंट ऑफ
ऑफेंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 और 11, क्योंकि ये सेक्शन 7 और 11 में किसकी लाइबिलिटी है? पब्लिक ऑफिशियल की। पब्लिक ऑफिशियल अगर डिमांड कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यूएबल थिंग, तो ये पब्लिक ऑफिशियल्स के रिस्पेक्ट में ऑफेंसेस है। बट जो पर्सन उसको ऑफर कर रहा है उसको हम ये ऑफेंस में कर सकते हैं कि वो अबेट कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, वो उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि आप ये करो, कि ये वो फिर हेल्प कर रहा है या एड कर रहा है, इंटेंशनल एड कर रहा है, क्योंकि ऑफर कर रहा है जब भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको अबेटमेंट के लिए चार्ज करते हैं। However, since Section 12 PCA only addresses abatement, court interpreted it differently, leading to conflicting judgments on whether an unsuccessful bribe offer, कि suppose मैंने ऑफर तो किया पर पब्लिक ऑफिशियल ने रिजेक्ट कर दी, उसको एक्सेप्ट नहीं करी, या फिर उसने कोई डिमांड नहीं करी थी, तो उस केस में क्या ये अबेटमेंट का मुझ पे चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करा है, वेयर द पब्लिक ऑफिशियल रिजेक्टेड द ब्राइब वाज पनिशेबल अंडर दिस। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या इशू क्या है, कि अगर कोई पर्सन ने ऑफर की है ब्राइब देना और जो पब्लिक ऑफिशियल है उसने रिजेक्ट कर दिया, तो भी हम क्या इसको अबेटमेंट में लेके आएंगे अंडर द प्री 2018 फ्रेमवर्क। द बॉम्बे हाई कोर्ट इन किशोर Wadhwani versus State of Maharashtra held that before 2018 amendment, merely offering a bribe without it being accepted did not constitute an offence. कि अगर पर्सन ने ऑफर किया है और पब्लिक ऑफिशियल ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू अबेटमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे कोई अबेटमेंट का ऑफेंस नहीं होगा। एज पर द बॉम्बे हाईकोर्ट क्या रिक्वायर्ड है कि आपने ऑफर भी करा और जो ऑफिशियल है उसने एक्सेप्ट भी करा, तब जाके ही उस पर्सन जिसने ऑफर करा है उसके अगेंस्ट में हम अबेटमेंट के चार्जेस ले सकते हैं। The reasoning was that Section 7 required proof of acceptance of bribe or its demand by the public official. Since there is no acceptance or demand of bribe, an offence under Section 7 could not be established. Consequently, the abatement charge under Section 12 also failed. क्या बोल रहा है, इनकी रीजनिंग ये थी कि सेक्शन 7 में क्या रिक्वायरमेंट है कि आप एक्सेप्ट करो या डिमांड करो। डिमांड का तो अलग हो गया, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑफर हुआ, एक्सेप्ट किया, तब जाके ऑफेंस हुआ। तो ऑफेंस के लिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट क्या रिक्वायर्ड है कि वो एक्सेप्ट करे ब्राइब का ऑफर, बट अगर वो नहीं कर रहा है तो सेक्शन 7 का ऑफेंस नहीं होगा, और जो कि सेक्शन 7 का ऑफेंस नहीं हुआ तो उसका अबेटमेंट का जो हमने ऑफर करा है जिसमें हम अबेटमेंट का चार्ज लगा रहे हैं सेक्शन 12 में, वो भी नहीं होगा। तो इनका रीजनिंग क्या थी कि सेक्शन 7 के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो सेक्शन 7 बनेगा क्या, यहाँ पे सेक्शन 7 लगेगा नहीं लगेगा। तो पब्लिक ऑफिशियल जो है वो लायबल नहीं होगा, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, सेक्शन 7 नहीं लग रहा है, तो हम सेक्शन 7 के बेसिस पे जो सेक्शन 12 लगा रहे थे, पर्सन को, पर्सन ऑफरिंग ब्राइब, तो अगर सेक्शन 7 भी नहीं लग रहा है तो सेक्शन 12 कैसे लग सकता है, बिकॉज सेक्शन 12 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेक्शन 7 के ऊपर। अबेटमेंट ऑफ, ये क्या बोलता है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7। तो अगर सेक्शन 7 ही नहीं लग रहा है तो सेक्शन 12 तो लगेगा ही नहीं। This interpretation suggested that prior to 2018 amendment, offering a bribe was not punishable unless official accepted it. However, अब ये किसका था, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का था। अब बोल रहा है मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला, इन ज्ञानश्याम अग्रवाल वर्सेस स्टेट took an opposing view and ruled that merely offering a bribe even if refused was an offense under section 12। तो उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 12 का कोई लेना देना नहीं है सेक्शन 10 में एक्सेप्टेंस होने से, कि एक्सेप्टेंस नहीं है तो भी सेक्शन 12 लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑफर किया है तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, ऑफरिंग पे। The court emphasized the historical continuity of the law, referring to 165A of the IPC, which was repealed and replaced by प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब ये क्या बोल रहा है, इनका मद्रास हाईकोर्ट का क्या बेसिस है, जो सेक्शन 165A ऑफ आईपीसी था वो पहले रिपील हुआ और उसी को रिप्लेस किया किसने, इस एक्ट ने। तो 165A एक्सप्लिसिटली पनिश्ड ब्राइब गिविंग एज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस। जो 165A था आईपीसी में, वो इंडिपेंडेंटली किसको करता था, ऑफेंस मानता था ब्राइब गिविंग को, ऑफरिंग को। एंड मद्रास हाई कोर्ट रीजन सेक्शन 12
कैरिड फॉरवर्ड दिस प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्या बोला कि जब 165 रिपील हुआ उसके बाद में पीसीए बना, तो पीसीए में उसकी इंटेंशन ये थी कि वो 165 ए के जो प्रोविजन है उसको कैरी फॉरवर्ड करे। तो अगर वहां पे था तो यहाँ पे भी हम सेक्शन 12 में ऑफरिंग को ऑफेंस मानेंगे, irrespective of the fact whether the public official has accepted the offer or not. It relied on the past Supreme Court judgment, which had ruled that the act of offering a bribe alone was punishable under 165A. तो 165A में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया था कि इंडिविजुअल ऑफरिंग भी ऑफेंस है। तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने बोला सेक्शन 12 में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में हम विदाउट एक्सेप्टेंस भी ऑफेंस मान सकते हैं। Concluding that the same applied to Section 12 PCA pre 2018. The 2018 amendment to the Prevention of Corruption Act fundamentally changed the up 2000 ये था सिनेरियो विथ रिस्पेक्ट टू प्रायर 2018 कि प्रायर 2018 कोई इंडिविजुअल ऑफेंस नहीं था विथ रिस्पेक्ट टू ऑफरिंग, इसलिए हमने अबेटमेंट जो 2000 सेक्शन 12 में दिया था उसको अलग अलग हाईकोर्ट ने इंटरप्रेट किया, क्या उसमें ऑफरिंग आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे क्या हुआ, फंडामेंटली चेंज द लीगल पोजीशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उसमें क्या हुआ, विच एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइजेस एनी पर्सन हु गिव्स और प्रॉमिसेस टू गिव एनी अनड्यू एडवांटेज टू पब्लिक सर्वेंट एज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस। सेक्शन 7 और 11 किसकी बात कर रहा था, ऑफेंस फॉर पब्लिक सर्वेंट की पब्लिक सर्वेंट के रिस्पेक्ट में ऑफेंस क्या होगा। और सेक्शन 8 क्या हुआ कि जो भी पर्सन पब्लिक सर्वेंट को ऑफर करेगा या देगा, गिव्स और प्रोमिसेस टू गिव, जो ब्राइब दे रहा है या फिर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको ब्राइब दूंगा, उसके अगेंस्ट में भी चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 8 हो सकता है, सेपरेट फ्रॉम द अबेटमेंट क्लॉज अंडर सेक्शन 12। तो अबेटमेंट क्लॉज में आप अबेटमेंट का तो चार्जेस ला ही सकते हो, बट उसके अलावा एक सेपरेट चार्ज सेक्शन 8 का भी बन सकता है कि आप सेक्शन 8 में भी लाइबल हो सकते हो। दिस अमेंडमेंट removed ambiguity and eliminated the need to rely on section 12 to prosecute bribe givers। तो यहाँ पे आप सेक्शन 12 की विथ रिस्पेक्ट टू ऑफर के केस में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि अब हम डायरेक्टली सेक्शन 8 का यूज करके वो पर्सन को लाइबल कर सकते हैं। Now question number 53. Vidit Kumar is a senior officer in municipal corporation responsible for processing contractor payment as part of the tender process. For a recent project, contractor Vidhan Enterprises paid a fee of rupees this, which was mandatory government requirement stipulated in the tender guidelines। ये क्या है कि इतनी फीस उसको लेनी है, तो ये mandate है as per the guidelines stipulated, तो उसको ये फीस लेनी है। However, due to administrative errors, Vidit did not forward the payment as required। तो उसने फीस ली पर वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाया उस फीस को because of administrative error। And later, Vidhan Enterprises alleged in the court that Vidit has accepted a bribe by misusing the fee। तो अब उसके ऊपर क्या चार्जेस हो गए कि उसने वो जो फीस ली उसका मिसयूज किया, और वो क्या है, ब्राइब है। तो हमने क्या बोला, फैक्ट क्या है, जो विदित कुमार है वो ऑफिसर है, उसको मैंडेट है बाय लॉ की गाइडलाइंस क्या है कि उसको ये फीस कलेक्ट करनी है और आगे प्रोसीड करनी है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस फीस कलेक्टेड फ्रॉम विधान इंटरप्राइजेस, उसने फीस तो ली पर उसको आगे वो प्रोसीड नहीं कर पाया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हो गए थे। तो क्या उसकी गलती के कारण हुआ, क्या नहीं। सेकेंडली, क्या उसने ब्राइब ली, नहीं, क्योंकि ये तो लॉफुल फीस प्रिस्क्राइब थी वही उसने ली है, ना कि कुछ अनड्यू ग्रेटिफिकेशन लिया है। तो सेक्शन 7 लगेगा क्या, नहीं। Can Vidit Kumar be penalized for accepting a bribe if this fee was a mandatory government fee? जो उसने फीस ली थी तो वो तो मैंडेटरी गवर्नमेंट फीस थी, जो अगर आपने एप्लीकेशन या टेंडर के लिए आपको देना था उसके साथ में आपको फीस भी अटैच करनी थी। तो ये फीस अगर किसी ने भरी है और ऑफिशियल ने वो फीस ली है तो वो क्या बोल सकते, क्या ये ब्राइब है, नहीं। ये तो अनड्यू ग्रेटिफिकेशन है, क्या नहीं। ये तो उसका पार्ट ऑफ द जॉब है जिसमें उसको फीस कलेक्ट करनी है। तो क्या पेनलाइज कर सकते हैं हम, नो। तो नो के ऑप्शन देखते हैं पहले। नो, बिकॉज फी वॉज a legally mandated government requirement and does not constitute undue gratification beyond the officer's lawful remuneration। कि जो वो ले सकता था वो कितनी फी थी, इतनी। अगर क्या इससे ज्यादा ली उसने, नहीं ली। तो अगर उसने उतनी ही फी कलेक्ट करी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि अनड्यू ग्रेटिफिकेशन है या फिर बियॉन्ड हिज ड्यूटी है। तो ये सही है। डी क्या बोल रहा है, नो, बिकॉज इवन इफ द फी वॉज processed incorrectly, it was given as an inducement and therefore falls outside the ambit of section
सेवेंथ प्रोहिबिशन क्या बोल रहा है, इवन इफ द फी वॉज प्रोसेस इनकरेक्टली, क्या प्रोसेसिंग ऑफ द फी इनकरेक्टली हुई है क्या, नहीं, इट वॉज गिवन एज एन इंड्यूसमेंट एंड देयरफॉर फॉल्स, क्या इंड्यूसमेंट दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो उसने तो जो फी थी कलेक्ट करने का, जो उसके पास पावर था, उसको एक्सरसाइज करते हुए फी कलेक्ट करी है, और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कोई इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। ठीक है, अब ए और बी क्या बोल रहा है, यस ऑप्शन बोल रहा है, तो यस ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट। अब आगे भी देख लेते हैं कि क्या रीजन दे रहा है, बिकॉज एनी मॉनिटरी पेमेंट रिसीव बाय पब्लिक सर्वेंट इन कनेक्शन विद ऑफिशियल फंक्शन इज ऑटोमेटिकली डीम्ड अनड्यू, नहीं, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट या फिर अननेसेसरी कंक्लूजन ले रहा है कि कोई भी अगर आपने पैसा लिया है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या, नहीं ब्राइब, नहीं। बी क्या बोल रहा है, यस बट ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टर कैन प्रूव दैट विद इट मिसअप्रोप्रिएटेड द फी फॉर पर्सनल गेन रेदर देन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ये प्रूव कर देते हो, तो यहाँ पे क्या है, ओनली इफ, ये कंडीशनल हो गया, हमको कंडीशनल ऑप्शन नहीं चूज करना है, हमको क्या है, फैक्ट दिए हैं, लीगल प्रिंसिपल है और उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, अदर देन अ कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी सही लगे उसको हमको चूज करना रहता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। Now 54. Before the 2018 amendment to Prevention of Corruption Act, contractor Vidit Kumar, an individual subject to the jurisdiction of क्या है, a contractor Vidit Kumar, an individual subject to jurisdiction of Bombay High Court। यहाँ पे मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट का रूल लगेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि अगर सिर्फ ऑफर दे रहे हो तो वो अबेटमेंट नहीं होगा अगर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है बाय द पब्लिक सर्वेंट। In an effort to secure a lucrative government contract, offers a sum of, यहाँ पे क्या किया उसने, ऑफर किया है a sum of 50,000 to इंस्पेक्टर विधान सिंह टू एक्सपीडिएट द क्लियरेंस प्रोसेस। क्या है कि एक जो ऑफिशियल है उसको उसने ऑफर किया है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दे। इंस्पेक्टर विधान सिंह कैटेगरी रिफ्यूजेस द ब्राइब विदाउट मेकिंग एनी डिमांड और रिकॉर्ड्स हिज रिफ्यूजल इन द ऑफिशियल लॉ। क्या करता है, ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हुई क्या, नहीं हुई, उसने रिफ्यूज कर दिया और उसने इसकी में जो रिकॉर्ड था वो भी उसने रिकॉर्ड कर लिया। लेटर इंस्पेक्टर विधान सिंह फाइल्स अ कंप्लेंट एलिजिंग अबेटमेंट ऑफ ब्राइवरी। क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने ही अबेटमेंट की कंप्लेन कर दी अगेंस्ट द पर्सन विदित। Vidit Kumar argues that since the bribery was never accepted and no demand was made by the inspector, his offer should not be considered an offence under the legal framework. Can Vidit Kumar be prosecuted for offering a bribe under the applicable framework of Prevention of Corruption Act? ये applicable framework कौन सा होगा? Before 2018 बोल रहा है, यहाँ पे सेक्शन 8 की एप्लीकेबिलिटी होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पे बिफोर 2008 हम क्या देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग देखेंगे, तो हमें क्या देखना है, बिफोर 2008 एंड एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला, merely offering of bribe is not an offense, will not be considered abatement of offense, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सेप्टेंस भी हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, नहीं हुआ, तो अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो क्या सेक्शन 12 में हम इसको लाइबल कर सकते हैं, नहीं, तो नो ऑप्शन देखते हैं। नो, बिकॉज सेक्शन 7 offense did not happen as the bribe was not accepted or demanded by the public official. Consequently, the abatement charge would fail. Yes, this is the right option. दूसरा देखते नो, नो बिकॉज द लॉ प्रायर टू 2018 mandates that any alleged bribery must involve both a demand and acceptance. कि क्या दोनों डिमांड भी जरूरी है और एक्सेप्टेंस भी जरूरी है क्या, नहीं, डिमांड बाय द पब्लिक ऑफिशियल और द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय द पब्लिक ऑफिशियल इज सफिशिएंट, दोनों में से एक होना चाहिए, या पब्लिक ऑफिशियल खुद डिमांड करे या पब्लिक ऑफिशियल एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे दोनों का होना जरूरी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नाउ 55, विद्या Gupta, a leading contractor in a large consortium bidding for multi-million rupee infrastructure project, is under intense pressure to secure favorable outcome due to fierce competition during the tender process, which has already encountered significant delay and procedure irregularity. Vidya Gupta, through an intermediary, covertly offers Inspector Vidhan Singh a sum of 1 lakh to expedite the प्रोसेसिंग ऑफ द टेंडर एप्लीकेशन। क्या किया है उसने, ऑफर किया है इनडायरेक्टली किसी और पर्सन के थ्रू। इंस्पेक्टर विधान सिंह, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द टेंडर प्रोसेस एंड इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, categorically refuses the offer and immediately records his refusal
in an internet communication. The prosecution now contends that under the PCA as amended in 2018, Vidya Gupta's act of offering the bribe is punishable irrespective of the refusal. Can Vidya Gupta be prosecuted in the PCA for offering a bribe? अब यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, अंडर पीसीए एज अमेंडेड इन 2018, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है लॉ का, कि अब हम किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, 2018 के अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी ऑफर हुआ है, रिफ्यूजल ऑफ ऑफर हुआ है, बट एप्लीकेबल लॉ क्या है यहाँ पे, 2018 अमेंडमेंट जो कि पीसीए में हुआ है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट अमेंडमेंट सेक्शन 8 क्या प्रोवाइड करता है कि आपको अगर आपने ऑफर किया है तो जो ब्राइब गिवर है उसको भी हम लाइबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लायबल होगा, विद्या गुप्ता लायबल होगी क्या, यस yes, as the act of promise to give an undue advantage to a public servant is an offense, thereby making the mere offer punishable irrespective of the acceptance। तो आंसर क्या हुआ हमारा ए। यस का दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बट यस बट ओनली इफ द प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव दैट द ऑफिसर इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट एक्शन इन द टेंडर, कि क्या बोल रहा है कि जो उसने ऑफर किया उसके बाद में जो ऑफिसर था उसने उस ऑफर के रिस्पेक्ट में एक्ट भी किया। तो एक्ट करना जरूरी है क्या, नहीं, मियर ऑफर बाय द ब्राइब गिवर इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द पीसीए एज अमेंडेड अंडर 2018। नो क्या बोल रहा है, नो बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस और डिमांड बाय विधान सिंह मीन्स नो कंप्लीट ब्राइबरी ट्रांजेक्शन ऑकर एट देयरफॉर अबेटमेंट का। बट यहाँ पे हम क्या अबेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं, अबेटमेंट तो सेक्शन 12 में आप होता, अगर 2018 अमेंडमेंट नहीं आता तो हम इसको सेक्शन 12 में कंसीडर करते हैं, उसको चेक जब करते हैं। बट हमारे पास एक इंडिविजुअल ऑफेंस है नाउ आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2018। No, because even with the recorded evidence, the legal framework still requires that a bribe be accepted or at least be solicited by the public servant for the offense under section 8। क्या to be complete होने के लिए क्या ये जरूरी है ब्राइब भी एक्सेप्टेड, नहीं, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल ऑफेंस है, ब्राइब गिविंग ही इंडिविजुअल ऑफेंस बना दिया है सेक्शन 8 ऑफ पीसीए में। तो हमारा आंसर क्या होगा ए। 56 assertion, before its 2018 amendment, the Prevention of Corruption Act did not explicitly criminalize offering a bribe as an independent offense। yes, this is true, क्योंकि 2018 के पहले सिर्फ हम उसको अबेटमेंट में लेके आते थे, कोई इंडिविजुअल ऑफेंस था क्या वो, did not explicitly criminalize offense offering a bribe। तो दिस इज ट्रू। प्रायर टू द अमेंडमेंट सेक्शन 12 वाज यूनिफॉर्मली इंटरप्रेटेड, क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स। क्या यूनिफॉर्मली इंटरप्रेटेड था, नहीं, डिफरेंट कोर्ट्स हैड कंसीडर्ड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास का ही अपोजिंग व्यू था। तो दिस इज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, assertion is true but reason is false, that is option number C। 57 according to the Bombay High Court interpretation regarding the pre-2018 framework of the Prevention of Corruption Act, which of the following scenario does not constitute an offense? की हम क्या देख रहे हैं, प्री 2018 का फ्रेमवर्क देख रहे हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अ पब्लिक सर्वेंट एक्सप्लिसिटली डिमांड्स, तो अगर डिमांड कर रहा है तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, एंड एक्सेप्टेड देयरबाय ट्रिगरिंग प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 7। तो यहाँ पे तो ऑफेंस हो रहा है, तो हमें पूछ रहा है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो ये वाला ऑप्शन होगा क्या हमारा, नहीं। सेक्शन सेकेंड ऑप्शन, एन इंडिविजुअल प्रेजेंट्स द ब्राइब टू अ पब्लिक सर्वेंट एज डिमांडेड बाय हिम बट द पब्लिक सर्वेंट रिजेक्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब नाउ। क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल प्रेजेंट द ब्राइब टू पब्लिक सर्वेंट एज डिमांडेड बाय हिम, कि उसने डिमांड तो की और फिर बाद में वो पब्लिक सर्वेंट ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे डिमांड के बेसिस पे तो ऑफेंस हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करा है पर उसने डिमांड तो करा था, और हमारे प्रोविजन में सेक्शन 7 में क्या था, डिमांडिंग या फिर एक्सेप्टिंग, दोनों का इंडिविजुअली होना। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों चीजों का होना चाहिए कि आप डिमांड भी करो और एक्सेप्ट करो। यहाँ पे क्या है, अगर आपने डिमांड करा है तो भी आप लायबल होगे, अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो भी आप लायबल होगे, कि पर्सन ने ऑफर किया और आपने
एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस उस बेसिस पे, और डिमांडिंग क्या, खुद आगे से आप डिमांड कर रहे हो, तो यहाँ पे उसने क्या है, खुद डिमांड करी, और जब बंदा लेके आया तो उसने रिफ्यूज कर दिया लेने से, बट अगर आपने डिमांड कर दी है तो आप लायबल हो। An individual offers a bribe to public servant, and even though the offer is later refused, the prosecution pursues an abatement charge under section 12 against the individual. तो यहाँ पे क्या है, ब्राइब का ऑफर किया है, रिफ्यूज कर दिया है, फिर भी अबेटमेंट का चार्ज अंडर सेक्शन 12 लगा रहे हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या ये लग सकता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑफेंस होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो यहाँ पे क्या ऑफेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 58. Which of the following statement cannot be inferred from the legal principle and facts discussed in the passage? A क्या बोल रहा है, Prevention of Corruption Act even before 2018 amendment had criminalized both acceptance and offering of crime either by direct or indirect manner. ये क्या बोल रहा है, 2018 के पहले भी ऑफरिंग को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो वो पनिश कर रहा था, और एक्सेप्टेंस को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो ऑफेंस बना रहा था। एक्सेप्टेंस को तो डायरेक्टली बना रहा था, ऑफरिंग को इनडायरेक्टली तो बना रहा था ना, बाय अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 12। तो यहाँ पे हम क्या ये बोल सकते हैं सही है? यस, क्योंकि इनडायरेक्टली तो ऑफरिंग को भी सेक्शन 12 के अंदर हम कंसीडर कर रहे थे बिफोर 2018 अमेंडमेंट भी। B. The Prevention of Corruption Act before 2018 amendment has not considered merely offering of bribe as a standalone offense. क्या बोल रहा है? Has not considered merely offering of bribe as a standalone offense. तो this also can be inferred, क्योंकि पहले कोई स्टैंड अलोन ऑफेंस नहीं था, वो तो सिर्फ अबेटमेंट में हम उसको कंसीडर करते थे। सी क्या बोल रहा है, मद्रास हाईकोर्ट हेल्ड दैट मियरली ऑफरिंग, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या ये बोला, हेल्ड दैट मियरली ऑफरिंग अ ब्राइब विदाउट इट बीइंग एक्सेप्टेड डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने तो इसका अपोजिट बोला, ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट का था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि सिर्फ ऑफर से आप ऑफेंस नहीं बना सकते अबेटमेंट का, बट मद्रास हाईकोर्ट ने बोला यस यू कैन डू सो, क्योंकि उन्होंने को रिलेशन किसका बताया, 165A का और सेक्शन 12 का। तो दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड। The 2018 amendment to the Prevention of Corruption Act fundamentally changed the legal position by introducing Section 8. So this can also be inferred. तो कौन सा infer नहीं कर सकते? C. Now passage number 2. पैसेज नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल 2025। अब यहाँ पे क्या है, एक रूल्स आए हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हीकल्स की, जो भी व्हीकल्स होते हैं जो सर्टेन एज के हो गए हैं कि उसके बाद उनका यूसेज बंद हो जाना चाहिए, उस रिस्पेक्ट में नोटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रेगुलेट द इन्वायरमेंट sound management of end of life vehicles based on extended producer responsibility principle। अब यहाँ क्या है, सारा फैक्ट्स देके रखा है, उसके बाद क्या, अंडर दिस रूल्स vehicle producers have to meet annual mandatory EPR। EPR क्या है, extended producer responsibility targets for scrapping ELV, कि सपोज जो भी क्राइटेरिया दिया है कि अगर कोई भी जो व्हीकल है वो सर्टेन एज का हो चुका है कि यूसेज को उसका जो जब हुआ था मैन्युफैक्चर उसके बाद में उसकी सर्टेन एज हो चुकी है, तो उसके बाद में उसको स्क्रैप कराना है। तो जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हीकल प्रोड्यूसर्स की, जो भी कंपनी जो प्रोड्यूसर है उस व्हीकल को बनाने का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक एनुअल मैंडेटरी ईपीआर फुलफिल करना है। कि क्या है कि सपोज स्क्रैपिंग का एक बता दिया है कि आपको इतना परसेंट ऑफ व्हीकल जो है या फिर इतने नंबर ऑफ व्हीकल स्क्रैप करने हैं जो कि इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि जिसकी एज इतनी हो गई है उनको आपको स्क्रैप करना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको स्क्रैप करवाना है। कवरिंग व्हीकल की क्या है, व्हीकल प्रोड्यूसर्स हैव टू मीट एनुअल मैंडेटरी ईपीआर टारगेट्स फॉर स्क्रैपिंग व्हीकल्स ईएलवीज कवरिंग ऑल ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। क्या कवर हो रहे हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर ट्रेलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर एंड पावर टिलर्स। तो यहाँ पे इन चारों को छोड़ के आपके ऊपर
जो व्हीकल प्रोड्यूसर है उसके ऊपर मैंडेट है कि वो आपको एक एनुअल टारगेट फुलफिल करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रैपिंग. The scrapping obligation apply to transport vehicle older than 15 years. कि अगर आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो वो 15 years के बाद ओल्डर देन 15 years होने चाहिए, तभी वो रूल अप्लीकेबल होगा. और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर देन 20 years होना चाहिए. ठीक है. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कैसे हो गए? जो बस हो गए, वैन्स हो गई, जो ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं. नॉन ट्रांसपोर्ट जो मियरली आप अपने पर्सनल यूज के लिए करते हो. Under the EPR framework, registered vehicle scrapping facilities are responsible for the treatment, depollution, dismantling, segregation and scrapping of ELV. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को टारगेट है कि वो स्क्रैपिंग करवाए, पर कौन करेगा? यहाँ पे रजिस्टर्ड व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की सपोज एक फैसिलिटी बना दिया, शोरूम टाइप का बना दिया है, जहां पे जो ये फैसिलिटी होगी वो स्क्रैपिंग में करेगी. क्या क्या करेगी? ट्रीटमेंट करेगी, डीपॉल्यूशन, डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेशन एंड स्क्रैपिंग. कि क्या एक आपने बस लेके गए तो क्या डायरेक्ट उसको स्क्रैप कर देंगे? नहीं, उसका जो भी डीपॉल्यूशन होगा या ट्रीटमेंट होना है कि कोई से पार्ट निकालने हैं, कोई से पार्ट को अलग से करना है, तो वो सारा कौन करेगा? ये फैसिलिटी करेगी. RVSF must ensure that all recovered and segregated material are sent to registered vehicle recycler, refurbisher and co-processors. कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बस आई उसके पास में, वो उसको ट्रीटमेंट करेगी, उसको स्क्रैप करेगी, और जो भी उसमें से निकला है उसको वो भेजेगी. Any non-recyclable or hazardous waste must be disposed of at common hazardous waste treatment, storage and disposal facility in compliance with the hazardous and other waste management rules. Non-compliance of the rules attracts sanction for RVSF. कि क्या है? RVSF फैसिलिटी बनाई है, उसमें जो है स्क्रैपिंग होगी, डीपोल्यूशन होगा, ट्रीटमेंट होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसमें जो भी हजार्डस मटेरियल मिले उसको दूसरों को भेजना है. जो भी डिस्पोजल DF है उसको भेजना है. अगर वो नहीं करता है, डीपॉल्यूशन नहीं करता है, ट्रीटमेंट सही से नहीं करता है, स्क्रैपिंग सही से नहीं करता है, जो हजार्डस वेस्ट है उनको इस फैसिलिटी को नहीं भेजता है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स अट्रैक्ट सैंक्शन फॉर RVSF. Producer must establish designated collection centers for ELV handling and ensure their transfer to RVSF. क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक व्हीकल प्रोड्यूसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी टारगेट है उसको वो फुलफिल करे. उसको क्या करना है? RVSF को देना है. कि वो खुद तो करेगा नहीं, प्रोड्यूसर है, अगर कोई भी गाड़ी है उसका जो भी प्रोड्यूसर कंपनी है, क्या वो खुद स्क्रैपिंग करेगा उसकी? नहीं, उसको किसको देना है? इसको RVSF को देना है, जो इसका डीपॉल्यूशन, ट्रीटमेंट करेगी, स्क्रैपिंग करेगी. इसके बाद जो हजार्डस होगा वो दूसरी फैसिलिटी को देगी. और उसके बाद में क्या बोल रहा है ये? प्रोड्यूसर मस्ट स्टैब्लिश कलेक्शन सेंटर्स. नहीं, क्या बोला है यहाँ पे? ये इसको यहाँ पे देना है, पर ये कलेक्शन सेंटर को देगा पहले, और जो देगा RVSF को. क्या बोल रहा है? प्रोड्यूसर मस्ट स्टैब्लिश, ये प्रोड्यूसर खुद बनाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे कलेक्शन सेंटर्स, जो कि ट्रांसफर करेगा. कि सपोज आपको प्रोड्यूसर की ड्यूटी है स्क्रैपिंग करवाने की, तो वो इसके लिए कलेक्शन सेंटर्स बनवाएंगे. कि यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे आप इन ट्रांसपोर्ट या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को दे सकते हो. तो यहाँ पे ये देंगे, और जो कि फिर ट्रांसफर करेगा RVSF फैसिलिटी को फॉर स्क्रैपिंग पर्पसेस. The registered owner or bulk consumer mandatorily have to deposit the ELV at designated sales outlet or collection center. कि सपोज मैं प्रोड्यूसर हूँ, व्हीकल प्रोड्यूसर है, मैंने किसी को बेच दी गाड़ी की, ठीक है. अब उसके बाद टाटा ने अगर किसी को गाड़ी बेची है, तो क्या जो ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर है उस व्हीकल का, या फिर बल्क कंज्यूमर है कि उसके पास बहुत सारी गाड़ियां रजिस्टर्ड है, तो एक ओनर या फिर बल्क
कंज्यूमर की क्या है, मैंडेटरीली हैव टू डिपॉजिट द ईएलवी। ईएलवी कौन हो गई, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हो गए जो 15 साल से पुराने हो गए, और जो कि नॉन ट्रांसपोर्ट हो गए जो 20 साल से पुराने हो गए। तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डेजिग्नेटेड सेल्स आउटलेट पे भेजे या फिर कलेक्शन सेंटर में डिपॉजिट करे। द प्रोड्यूसर एंड रजिस्टर्ड ओनर और बल्क कंज्यूमर शुड इंश्योर दैट ईएलवीज रीच द आरवीएसएफ विद इन 180 डेज। क्या है, 180 डेज में वो पहुंचे किसके पास में, आरवीएसएफ के पास, फॉर क्लासिफिकेशन एज ईएलवी। जैसे ही कोई व्हीकल को ईएलवी का डेजिग्नेशन मिल गया है, उसको विद रिस्पेक्ट टू द उसको 180 डेज में आपको दोनों को मिलके आरवीएसएफ के पास पहुंचाना है। किसको, कि प्रोड्यूसर एंड रजिस्टर्ड ओनर ऑफ बल्क कंज्यूमर, कि प्रोड्यूसर को और जो ओनर है उसको मिलके, कि जैसे इसको भी देना है। ओनर क्या करेगा, कलेक्शन सेंटर पे देगा। कलेक्शन सेंटर पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रोड्यूसर की, कि वो जाके आरवीएसएफ को दे। तो जो ओनर है वो किसको देगा, कलेक्शन सेंटर को। कलेक्शन सेंटर किस कौन किस कलेक्शन सेंटर को किसने बनाया था, प्रोड्यूसर ने। कलेक्शन सेंटर आगे कहाँ देगी, आरवीएसएफ को देगी। तो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है इसको 180 डेज में होना जरूरी है। तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी टाइमली दे, और फिर प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी टाइमली सेंड करे ताकि 180 डेज में सारा हो सके। बोथ द एंटिटी शुड एक्ट विद इन रीजनेबल टाइम so that both can perform their duty properly and timely। हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज 180 डेज है तो ओनर को भी टाइमली देना है और प्रोड्यूसर को भी आगे टाइमली देना है, ताकि ये प्रोसेस 180 डेज पे कंप्लीट हो सके, उसके पहले कंप्लीट हो सके। तो सपोज 179 डेज यही ले लेता है, तो यहाँ पे क्या इसके पास एडिक्वेट टाइम होगा प्रोड्यूसर के पास उसको आगे फॉरवर्ड करने का, नहीं। तो दोनों को रीजनेबल या टाइमली देना है अपना अपने पार्ट पे। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर्स कंप्लायंस फॉर प्रोड्यूसर। अब सेंटर वाला कौन किसको देखता है, प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में देखता है, वाइल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओवरसीज आरवीएसएफ एंड रजिस्टर्ड ओनर और बल्क कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होगा इसको कौन देखेगा, सेंट्रल बोर्ड देखेगा, और आरवीएसएफ और ओनर को कौन देखेगा, इनको देखेगा स्टेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन दोनों के कंप्लायंस को कौन चेक करेगा, स्टेट चेक करेगा, और प्रोड्यूसर के कौन कौन चेक करेगा, सेंटर। ये दोनों जो बोर्ड हैं वो क्या कर सकते हैं, मैं इंस्पेक्ट और सस्पेंड, अवार्ड पेनल्टीज और कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर नेग्लिजेंट नॉन कंप्लायंस एंड मैंडेट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिश अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर फेजिंग आउट अनफिट एंड polluting vehicles through a network of RVSF with 84 facilities operational as of January 2025. The Motor Vehicles Rules 2021 set standard for registration, scrapping criteria, audit procedure, and certification requirement, aligning with guidelines. Central Motor Vehicle exempt buyer of a new vehicle who submit। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या आपको exemptions मिल सकते हैं, तो जो नया exempt a buyer of a new vehicle who submits a certificate of deposit of ELV from paying रजिस्ट्रेशन फी, कि अगर जब भी आप गाड़ी लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है उसके लिए। तो अगर आपने कोई भी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाया है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा अगर आप वो देते हो तो नई गाड़ी पे आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना पड़ेगी। Additionally, the Center Motor Vehicles Amendment Rules 2021 provide motor vehicle tax concession of up to 25% for non-transport vehicle and 15% for transport vehicle। तो यहाँ पे आपको टैक्स में भी छूट मिल सकती है अगर आप स्क्रैपिंग करवाते हो तो। Now question number 59. Vidit Kumar is the owner of Vidit Automotives, a company that manufacture, तो ये कौन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, both transport and non-transport vehicles। In an effort to reduce cost of scrapping of ELV with it contemplates excluding a certain series of non-transport vehicles not falling under the exemption and produce
अंडर स्पेशल कंडीशन बट विद इन द कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय द रूल। क्या बोल रहा है कि उनकी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंडेटरी टारगेट है उनको फुलफिल करना विद रिस्पेक्ट टू बोथ नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बट 4 एक्सेप्शन दिए थे, उनको छोड़ के बाकी सारी नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके रिस्पेक्ट में प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टारगेट फुलफिल करे। तो यह क्या करता है, ये क्या कर रहा है कि ये अपना टारगेट तो पूरा करना चाहता है बट स्क्रैपिंग की कॉस्ट को कट करने के लिए वो कोई सी एक्सक्लूडिंग सर्टेन सीरीज ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़ देता है, उनको स्क्रैप नहीं करवाता है। तो वो क्या ऐसा करा सकता है? नहीं। जो गाइडलाइंस के अंदर, जो रूल्स के अंदर वो जो थी, वो रूल्स में आ रही थी कि उनको भी स्क्रैप करवाना है, पर वो नहीं कराता है। तो आर्ग्यूइंग दैट दे कॉज मिनिमल इन्वायरमेंटल हार्म, कि वो क्या आर्ग्यू कर रहा है कि वो मिनिमम इन्वायरमेंटल हार्म है। तो रूल में कोई एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम इन्वायरमेंटल हार्म है क्या? नहीं। उन्होंने सिर्फ दिया है कि मैंडेट है विद रिस्पेक्ट टू बोथ ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, बट एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू 4 कैटेगरीज। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रही थी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसको भी ये स्क्रैप नहीं करवा रहा है टू कट द कॉस्ट। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, बिकॉज और रीजन क्या दे रहा है? इन्वायरमेंटल हार्म नहीं कर रही है वो ज्यादा, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। Which of the following best describes Vidit Automotive's obligation regarding EPR target for scrapping ELVs? So Vidit Automotives must include every vehicle other than accepted within the defined age limit in the EPR target, as the rules do not allow exclusion based on subjective assessment of environmental harm. Yes, ये क्या बोल रहा है कि आपको इन्वायरमेंटल हार्म के बेसिस के ऊपर सब्जेक्टिव असेसमेंट का कोई राइट नहीं देता है, कि आप खुद डिसाइड कर, प्रोड्यूसर खुद डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी है इवन इफ इट इज ओल्डर देन द रिक्वायर्ड एज लिमिट, पर फिर भी अगर इन्वायरमेंटल हार्म नहीं कर रही है तो हम इसको चलने देंगे। ऐसा वो कर सकते हैं क्या? नहीं, उनको करना ही पड़ेगा अगर वो कैटेगरी में आ रही है तो। बी, विदित में सिलेक्टिवली एक्सक्लूड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्रोड्यूस्ड अंडर स्पेशल कंडीशन if it demonstrate this vehicles pose minimum environmental harm। तो क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है? नहीं। सी, विदित ऑटोमोटिव्स इज रिक्वायर्ड टू मीट द ईपीआर टारगेट ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्या सिर्फ इसी के लिए है क्या? नहीं, दोनों के लिए था। Can satisfy EPR obligation by adopting alternative environmentally sound measure for any vehicle it chooses not to scrap। तो उसका खुद का डिस्क्रिप्शन है क्या? नहीं, मैंडेट है उसको ईपीआर टारगेट्स तो फुलफिल करने ही है। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 60। Vidisha Patel is the manager of Vidya Scrap Facility, a facility registered as a RVSF in Gujarat। क्या है ये? एक फैसिलिटी है जिसको ये मैनेज करती है। Recently during an audit by the State Pollution Control Board, it was discovered, इनको कौन रेगुलेट करता है? स्टेट बॉडी करती है। It was discovered that Vidya Scrap Facility has been processing a batch of ELVs without fully डिपॉल्यूटिंग डैम की। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटी की? कि वो ट्रीटमेंट करे, डिपॉल्यूशन करे, और फिर जो हजार्डस है उनको अलग करे, वो सब करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो डिपॉल्यूशन नहीं कर रहा है उसका। Moreover, a significant portion of recovered material was sent to an unregistered, कि क्या है? अनरजिस्टर्ड रिसाइकलर को भेज देता है वो। और ऐसा जो ये क्या है? गलत है, क्योंकि उसको रजिस्टर्ड या फिर जो भी प्रोवाइडेड रिसाइकलर है उनको भेजना था। while a fraction of hazardous waste was disposed of at a local dumping site। तो यहाँ पे भी जो फैसिलिटी थी विथ रिस्पेक्ट टू hazardous waste उसको ना भेज के उन्होंने डंप कर दिया, तो ये भी गलत हो रहा था। This deviation have raised concern regarding the facility's compliance with the environment protection rules 2025। Decide which of the following best describe the likely regulation outcome for Vidya scraping facility। अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो नॉन कंप्लायंस के ऊपर क्या हो सकता है? इनके ऊपर नॉन कंप्लायंस क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड रिसाइकल को नहीं भेजा, डिपोल्यूशन नहीं करा, और जो हजार्डस फैसिलिटी थी उसको नहीं भेजा है, जो भी हजार्डस वेस्ट था। विद्या स्क्रैप फैसिलिटी में बी अलाउड टू कंटिन्यू, अलाउड टू कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? ऑपरेशन इफ इट वॉलेंटरी सबमिट्स अ रेमिडियल प्लान, कि अगर वो खुद ही प्लान बता दे तो हम उसको अलाउ कर देंगे अपना ऑपरेशन, तो नो। बी, विद्या स्क्रैप फैसिलिटी में फेस सैंक्शन
बिकॉज देयर एक्शन कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस। तो क्या सेंक्शन हो सकते हैं उसको? यस, क्योंकि स्टेट कंट्रोल बोर्ड क्या कर सकता है, सेंक्शन दे सकता है, पेनल्टीज दे सकता है। तो दिस इज राइट। विद्या स्क्रैपिंग फैसिलिटीज ऑपरेशन विल बी सस्पेंडेड ओनली इफ द फैसिलिटी रिपीटेडली, क्या बोल रहा है कि सस्पेंड होगा कि अगर आपने वापस करा तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसा कोई प्रोविजन था क्या कि अगर रिपीट करोगे तभी सस्पेंड करेंगे? नो। Vidya scrape facility can be deemed compliant if it proves that the unregistered recycle later obtain registration। कि क्या बोल रहा है कि अगर compliance हम मान लेंगे, अगर जो unregistered recycle को हमने मटेरियल भेजा वो बाद में रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो नहीं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो रजिस्टर्ड को भेजे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। 61 Vidya Motor Limited, a vehicle producer है, has set up a designated collection center as required under the rules. Vidit Ramesh, managing one such center in Pune, oversees the timely deposit of LV to RVSF as deposited by the registered owners and bulk consumers। तो वही चेन है कि कंज्यूमर किसको देगा, कलेक्शन सेंटर्स को देगा, कलेक्शन सेंटर्स किसको फॉरवर्ड करेंगे, आरवीएसएफ को देंगे। तो ये वो इंश्योर करता था। एन ऑडिट बाय द state board reveals that several bulk consumers have been delaying the deposit of their ELVs to collection centers. In one case, Mr. Suresh Gupta, a bulk consumer, deposited an ELV 240 days after its classification to the center managed by Vidit। अब सेंटर के पास ही 240 दिन बाद आ रहा है। क्या रिक्वायरमेंट थी कि 280 दिन में आप ओनर से या बल्क ओनर से आप किस तक पहुंचा दो, आरबीएसएफ तक। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर या बल्क ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या होगा? Thereafter, the center transferred the vehicle to RVSF. The Central Pollution Control Board initiates an action against Vidya Motors. It argued that delay was due to reasons beyond its control, but the CP Central Board notes that the rule clearly required deposit within 180 days. Which of the following best describes the likely regulatory outcome for Vidya Motors? अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारे पैसेज में देखें हम, फॉर नेग्लिजेंट नॉन कंप्लायंस, कि अगर कोई भी नेग्लिजेंट नॉन कंप्लायंस करेगा तब हम उसको ये कर सकते हैं। बट हमारे केस में यहाँ पे क्या कलेक्शन सेंटर या फिर जो प्रोड्यूसर है उसकी कोई नेग्लिजेंट नॉन कंप्लायंस है क्या? अगर 240 दिन बाद उसी के पास आया है तो वो आगे कैसे ट्रांसफर करेगा 180 डेज के अंदर? तो यहाँ पे नेग्लिजेंट कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू द केस, क्या हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर की कोई नेग्लिजेंट नॉन कंप्लायंस थी क्या? नहीं, कोई नेग्लिजेंस उसके पार्ट पे नहीं था, उसके पास ही 240 डेज में आया। तो हम क्या उसको लायबल कर सकता है? नहीं। Vidya Motors may be exempted from penalties as it can successfully demonstrate that there was no negligence on its part in depositing ELVs. Yes, will only receive a formal warning मिलेगी। तो इसका ये भी नहीं पता हमको कि सिर्फ फॉर्मल वार्निंग ही मिलेगी, नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। Vidya Motors could avoid penalties as it can show that the delayed deposit did not adversely affect environmental outcomes। तो इस बेसिस पे कर सकती है कि कोई environmental harm नहीं हो रहा है, नहीं, क्योंकि उसकी कोई negligence नहीं थी इसलिए कर सकती है। विद्या मोटर इज लाइकली टू फेस रेगुलेटरी सैंक्शन, क्या सैंक्शन होंगे? नहीं, क्योंकि वो तो जब मिलते हैं कोई नेग्लिजेंस होती है उसके पार्ट पे तब। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। Now 62. Suppose in the earlier scenario that a subsequent audit reveals that Vidya Motors Limited designated collection center in Pune experienced prolonged staffing shortage and there were no effort on the part of Vidya Motors to appoint the staff, which contributed to delay in duly deposited ELV by the bulk consumer। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब सिनेरियो अगर हम चेंज करें कि प्रोड्यूसर के पार्ट पे नेग्लिजेंस था कि उनको स्टाफ नहीं था, उनको ये पता था, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। तो अगर स्टाफ नहीं होगा तो ड्यू कंप्लायंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस थी और उसमें क्या था? विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिले इन ड्यूली डिपॉजिटेड, कि जो बल्क कंज्यूमर थे उन्होंने ड्यूली डिपॉजिट किया बट प्रोड्यूसर के स्टाफिंग प्रॉब्लम के कारण आगे सही टाइम पर नहीं पहुंच पाया। नेग्लिजेंस किसके पार्ट पे होगा? प्रोड्यूसर के। Vidya Motors contends that these issues were beyond its control and should mitigate its liability। तो क्या जो स्टाफिंग प्रॉब्लम थी क्या उसके कंट्रोल में नहीं थी? नहीं, उसके कंट्रोल में थी और उसका नेग्लिजेंस था। तो विद्या मोटर्स की लाइबिलिटी बनेगी। यस।
based solely on the principle set out in the passage, which of the following best describe the likely regulatory outcome regarding the delayed deposit penalty? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? विद्या मोटर्स हो सकता है क्या? यस, बिकॉज स्टाफिंग प्रॉब्लम उनके कारण थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया टाइमली, तो उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से कंप्लायंस नहीं हो सका 180 डेज का। may have its penalty reduce हो जाएगी क्या? as it can demonstrate that the staff problem are truly unforeseeable? तो नहीं। Vidya Motors will face regulatory sanction because there is violation of 180 days deposit requirement. There is negligence on part of producer. Yes, तो हमारा आंसर क्या होगा? B. 63. Assertion. The Environment Protection Rules 2025 require all vehicles producers to meet mandatory extended producer responsibility target for scrapping every vehicle irrespective of the type of age। कि कोई से भी irrespective of the type और age के को कंसीडर ना करते हुए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबको स्क्रैप करे? नहीं, एक लिमिट दी है कि जो 15 साल से पुराना होगा या 20 साल से पुराना होगा, और एक्सेप्शन दी है, उनके अलावा हम देखेंगे। तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं, दिस इज फॉल्स। द रूल्स स्टिपुलेट दैट ईपीआर टारगेट्स अप्लाई ओनली टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 15 years and non-transport vehicle older than 20 years, explicitly excluding vehicles such as this। तो ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि उन्होंने सही लिखा है। तो हमारा क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल 15 साल, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल 20 इयर्स, और यहाँ पे ये एक्सेप्शन भी दिए हैं रूल्स ने। 64. Which of the following scenarios will not attract sanction under environment protection as notified by this? तो किसमें will not attract sanction? तो कहाँ पे नॉन कंप्लायंस नहीं होगा वो देखना है हमको। A transport vehicle which is 16, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है 16 ईयर ओल्डर है, मतलब 15 साल से ज्यादा पुराना है, इज क्लासिफाइड एज ELV विद इन 150 days is deposited by registered owner at a collection center for subsequent transfer to a registered vehicle। तो यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर ओनर ने कलेक्शन सेंटर पे जो अपना ELV था वो 150 डेज में ही कर दिया, तो ये सही है। यस, बिकॉज उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलेगा, तो वो भी रीजनेबल है। तो यहाँ पे कोई अट्रैक्ट विल नॉट अट्रैक्ट सेंक्शन, तो यहाँ पे कोई सेंक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ओनर ने टाइमली डिपॉजिट कर दिया है। अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच इज 22 ईयर्स, तो नॉन ट्रांसपोर्ट है 22, मतलब 20 साल से ऊपर का, इज डिपॉजिटेड एट अ डेजिग्नेटेड सेल्स आउटलेट विद इन 130 डेज ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज ELV। तो यहाँ पे 135 डेज में कर दिया है, तो भी सही है। तो यहाँ पे सेंक्शन होगा क्या? नहीं। A registered owner of transport vehicle, non-transport vehicle which is 16 years old fails to deposit the vehicle at the designated collection even after 200 days। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉन ट्रांसपोर्ट है बट 16 ईयर का ही अभी, तो ये क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या ओनर की उसको देना, डिपॉजिट करने की? नहीं, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट है? 20 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जब भी उसके ऊपर ELV का टैग आप लगा सकते हो। तो अगर ELV ही नहीं बना तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको डिपॉजिट करने की विद इन 180 डेज? नहीं। तो यहाँ पे क्या सेंक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। Fourth, a producer set up a designated collection center ensuring that all collected ELVs are promptly transferred to RVSF with recovered material sent to registered recycle in accordance with the EPR targets। तो यहाँ पे तो उन्होंने सब सही करा है, तो क्या कोई सेंक्शन लग सकती है? नहीं लग सकती है। तो सारे केसेस में कोई भी सेंक्शन नहीं लगेगी क्योंकि सारे के सारे इन कंप्लायंस विद द रूल्स है। तो हमारा क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी। 65. Which of the following statement can be inferred from the legal principle and facts discussed in the passage? कौन से इन्फर कर सकते हैं हमको ये देखना है। अंडर environment protection rules, vehicle producers have to meet annual mandatory EPR target for scrapping ELV covering all transport and non-transport vehicles। कि सारे कवर करने हैं क्या? नहीं, एक्सेप्शन भी है। The scrapping obligation applied to non-transport vehicle older than 15 years and transport vehicle older than 20 years।
क्या सही है क्या ये? नहीं, क्योंकि नॉन ट्रांसपोर्ट पर जब लगेगा जब वो 15 नहीं 20 ईयर्स के होंगे, ओल्डर देन 20 ईयर्स, तो ये दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड. Under EPR framework, registered vehicle scrapping facility are responsible for treatment, depollution, dismantling, segregation and scrapping of ELVs. Yes. The the state pollution control board and central pollution control board monitors compliance for producers and this. तो प्रोड्यूसर्स को क्या स्टेट करता है? नहीं, प्रोड्यूसर को स्टेट करता है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते. प्रोड्यूसर्स को कौन करता है? सेंटर करता है, सेंट्रल बोर्ड. और जो आरवीएसएफ और बल्क कंज्यूमर्स या फिर ओनर्स हो गए, उनको कौन करता है? स्टेट करता है. और यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली, मतलब जो फर्स्ट है उसको प्रोड्यूसर के बारे में बोल रहे हैं कि स्टेट पोल्यूशन बोर्ड प्रोड्यूसर को करेगा, जो कि गलत है. और जो आरवीएसएफ है उसको क्या सेंटर करेगा? नहीं, इसको स्टेट करेगा, और इसको जो करेगा सेंटर करेगा. तो इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए क्या ये भी इन्फर हो सकता है? नहीं. तो हमारा कौन इन्फर हो सकता है? ओनली थर्ड. तो आंसर इज डी. नाउ पैसेज नंबर 3. पैसेज नंबर 3 क्या बात कर रहा है? कन्फेशन और एडमिशन के बारे में. कि एडमिशन क्या होता है? एडमिशन स्कूल वाला एडमिशन नहीं, कि जनरली अगर आपने कोई फैक्ट बोला है तो आप वो एडमिट कर रहे हो कि मैं मान रहा हूं मैंने ये फैक्ट बोला था, तो वो क्या हो गया? एडमिशन हो गया. और कन्फेशन क्या हो गया? कन्फेशन इज अ टाइप ऑफ एडमिशन, कि आप फैक्ट एडमिशन में जनरली कोई सा भी फैक्ट बोल रहे हो उसको एडमिट कर रहे हो कि हाँ ये मैंने बोला था. बट कन्फेशन में क्या हो गया? आप एडमिशन कर रहे हो आपके गिल्ट का, कि आप ये मान रहे हो कि ये ऑफेंस मैंने किया था, कि मैं ये ऑफेंस करने में इन्वॉल्व था. तो यहाँ पे कन्फेशन में आप क्या कर रहे हो? एडमिशन तो कर रहे हो, बट आप गिल्ट का एडमिशन कर रहे हो. एडमिशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फैक्ट. ये क्या है? किसी भी फैक्ट का अगर आपने एडमिशन करा है, एक्सेप्टेंस करा है, तो वो एडमिशन है. बट द एडमिशन ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग और विच इन्वॉल्व्स एन एडमिशन ऑफ गिल्ट of the accused is called confession. तो confession कौन करता है? accused करता है. किस बारे में करता है? guilt के बारे में करता है. और admission हो सकता है किसी भी fact के बारे में कोई भी अगर करे acceptance तो. An accused person who makes a statement in which he asserts his innocence regarding the charge against him is said to have made a exculpatory statement. confession में क्या आप guilt को accept कर रहे हो? अगर आप reject कर रहे हो और अगर आप अपने स्टेटमेंट में इनोसेंस बता रहे हो कि मैं इनोसेंट हूं बिकॉज दिस दिस दिस, तो आप क्या कर रहे हो? एक एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट बोल रहे हो. कि एक्सकल्पेटरी क्या है? अपनी लाइबिलिटी को हटाने वाला स्टेटमेंट बोल रहे हो. अ कन्फेशन कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस. कन्फेशन को आप यूज कर सकते हो एविडेंस जैसा. अ कन्फेशन में ऑकर इन एनी फॉर्म. कैसे हो सकता है? इट मे बी मेड टू मजिस्ट्रेट इन कोर्ट, की कोर्ट के सामने हो रहा है, तो वो क्या होगा? जुडिशियल कन्फेशन. की जुडिशियल कन्फेशन क्या हो गया? कि कोर्ट को ही आप बोल रहे हो कि मैंने ये ऑफेंस किया है. दूसरा क्या हो गया? एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट. एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट क्या? कोर्ट की प्रेमाइसिस के बाहर? नहीं. एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट मतलब कोर्ट में आप कन्फेशन ना करते हुए किसी और पर्सन को कर रहे हो. मजिस्ट्रेट को ना करते हुए किसी को भी कर रहे हो, कि सपोज कोई पर्सन मिल गया उसको करा है, कि आपके फैमिली मेंबर को करा है उसको. तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गए. जुडिशियल कन्फेशन जो आपने मजिस्ट्रेट को कोर्ट में करा है, और उसके अलावा जिसको भी करा है वो सब क्या होगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल. The court held that confession made by accused to police is of no value and is not admissible in court. यहाँ पे दो टाइप के बताए. कन्फेशन का आप एविडेंस यूज कर सकते हो, बट उसका एक्सेप्शन भी बता दिया कि अगर कन्फेशन आपने पुलिस को किया है तो उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होगी, उसको कोई यूसेज नहीं होगा, आप उसको एविडेंस में यूज नहीं कर सकते. क्योंकि क्या प्रिजम्पशन हो सकती है कि पुलिस ने आपको डरा धमका के, फोर्स करके या फिर टॉर्चर करके वो कन्फेशन निकलवाया हो. Section 164 of the code gives power to the judicial magistrate to record confession and statement during the course of investigation or at any time afterward before the commencement of inquiry or trial. क्या बोल रहा है? कि अब ये जो जुडिशियल कन्फेशन हम बोल रहे हैं, तो वो कब और कैसे ले जाया जा सकता है? कि पावर किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कि कब कर सकता है? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उस केस के बारे में, तब कर सकता है. जैसे जनरली अगर आप स्टेजेस देखोगे क्रिमिनल केसेस की, तो पुलिस क्या है? इन्वेस्टिगेशन करेगा. इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? पुलिस.
उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगा कि ये वाले ऑफेंसेस हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको लग रहा है ये वाले ऑफेंसेस इसके पर्सन के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो चार्जशीट फाइल करेगा कोर्ट में, और कोर्ट क्या करेगी, फिर उसके बाद इंक्वायरी करके फिर ट्रायल स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट होगी, चार्जशीट के बाद कोर्ट अगर इंक्वायरी करना चाहे कोर्ट इंक्वायरी करेगा, फिर उसके बाद ट्रायल, मतलब मेन जो ट्रायल होगा जिसमें एविडेंसेस और ये सब दिए जाएंगे। तो ये कब कब जुडिशियल कन्फेशन कब दे सकते हो, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तब दे सकते हो, जब इंक्वायरी चल रही हो तब दे सकते हो, बिफोर इंक्वायरी के चालू होने से पहले। ये क्या बोल रहा है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, कि आप जुडिशियल कन्फेशन कब तक दे सकते हो, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने से पहले। It was observed that Section 164, Clause 2 of the Code requires that as soon as the accused intending to make confession is produced and before he is told he would be allowed time for reflection, the magistrate should. अब यहाँ पे 164 क्लॉज 2 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ मजिस्ट्रेट है कि मजिस्ट्रेट को क्या इंश्योर कराना चाहिए, क्योंकि हमें मजिस्ट्रेट को कन्फेशन हो रहा है, तो कन्फेशन वॉलेंट्री था, ये इंश्योर कराने के लिए हमको ये बताया कि मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। तो accused intended to make confession is produced and before he is told he would be allowed time for reflection। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही उसको वो आया है मजिस्ट्रेट के पास में और हम उसको ये बताएंगे कि आपको टाइम मिलेगा रिफ्लेक्शन करने का, ये सब करने से पहले, टू मेक कन्फेशन बिफोर ही इज टोल्ड, ये बोलने से पहले ही कि आपको टाइम मिलेगा सोचने का, कि आपको अगर रिफ्लेक्शन करना है कि जो आप कन्फेशन बोलने आए हो उसके ऊपर सोचना है कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना है, उसके पहले क्या करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को, द मजिस्ट्रेट शुड एक्सप्लेन हिम दैट इट इज नॉट इंटेंडेड टू मेक हिम अ अप्रूवर and that he is not bound to make confession and warn him that if he does so anything said will be taken against him। क्या बोल रहा है कि जैसे ही अक्यूज आया कोर्ट में कि बोल रहे हैं कि कन्फेशन देने के लिए आया, तो बिफोर हम उसको टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन दे उसके पहले मजिस्ट्रेट को उसको क्या बोलना है कि आप ये करके अप्रूवर नहीं बन रहे हो, कि अप्रूवर क्या हो गया कि आप सपोर्ट कर दो और छूट जाओ, नहीं, आप ये करके कन्फेशन करके अप्रूवर नहीं बन रहे हो। सेकेंडली, अगर आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के, या आपको अगर जैसे पुलिस वालों ने बोला नहीं आपको कन्फेशन तो करना ही पड़ेगा, आप लायबल होते हो करने के, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, मैजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करेगा कि अक्यूज बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए। और थर्ड, कि अगर आप ये करते हो तो ये आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, एंड इफ he does so, anything said by him will be taken down and thereafter be used as evidence against him in relation to his complicity in the offense at the trial। की क्या है कि ट्रायल में हम इस कन्फेशन को आपके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब उसको पहले ही बताया जाएगा, उसके बाद ही उससे कन्फेशन लिया जाएगा। कंप्लायंस ऑफ द सेम बीइंग मैंडेटरी, तो ये सब करना मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है, and its non-compliance renders the confession inadmissible in the evidence। तो अगर ये मजिस्ट्रेट ने नहीं किया, उसको नहीं बताया ये तीन चीजें, तो वो कन्फेशन कैसा हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा, कोई वैल्यू का नहीं बचेगा। Section 161 of the code provides that any police officer making an investigation may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। अब 161 क्या बोल रहा है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा वो किसी को भी मैं एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स क्या है कि सपोज पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, तो उसको लगता है कि इस पर्सन को थेफ्ट के बारे में कुछ जानकारी या फैक्ट्स की नॉलेज हो सकती है, तो वो उसको ओरली एग्जामिन कर सकता है, कि आपसे पूछ सकता है कि आपने किसी को देखा था, चोरी होते हुए देखा था, कब हुई थी, आप क्या कर रहे थे, तो ये ओरली एग्जाम कर सकता है किसी को भी जिसको उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन होगी। The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of examination under this section and if he does so, कि उसने orally तो पूछ लिया कि आप कहाँ थे, ये आप क्या कर रहे थे, आपने क्या देखा, ठीक है, अब अगर उसको रिकॉर्ड करना है, उसने orally पूछा, may reduce into writing, तो वो reduce writing में कर सकता है, made to him in course of examination, जो जो पूछा, जो एग्जामिनर जो
पर्सन जिसने कुछ आंसर दिए होंगे उसकी जो स्टेटमेंट है वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है। He shall make a separate and true and complete record of the statement of each such person। अब ये क्या बोल रहा है कि आप ओरली एग्जामिन कर सकते हो, अगर उसने कोई आंसर दिए हैं तो अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लिख सकते हो, पर आपको कैसे लिखना है वो। He shall make a separate true and complete record of the statement of each person। कि हर पर्सन का अलग से सेपरेटली, अगर सपोज मैंने ए पर्सन से पूछा तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड होगा, बी पर्सन से लिखा पूछा तो उसका अलग सेपरेट रिकॉर्ड होगा। ट्रू मतलब कि जो उसने बोला है वही लिखना है मुझे, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से उसमें नहीं लिख सकता, जैसा जैसा उसने बोला है वैसा ही मुझे लिखना है। एंड कंप्लीट कि जितना उसने पूरा बोला है उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 लाइन मुझे मेरे फेवर में लगती है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो सिर्फ मैं 2 लाइन ही लिख दूं, नहीं। अगर आप किसी को ओरली एग्जामिन कर रहे हो कर सकते हो। अगर आपको उसका आंसर्स लिखने हैं तो लिखने के लिए क्या कंडीशन है कि आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, सबके अलग अलग। ट्रू मतलब पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, जो वो बोल रहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा और पूरा लिखना पड़ेगा। However, Section 162 provides that no statement made by any person to the police officer in the course of investigation shall, if reduced to writing, be signed। तो यहाँ पे अगर आपने पुलिस ने उसको राइटिंग में भी कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने दिया है, अगर वो लिखा है रिटर्न में है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको साइन करो। Nor shall any such statement or any record thereof be used for any purpose। कि इन्वेस्टिगेशन में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को कहीं भी यूज नहीं हो सकता है। shall not any such statement be used for any purpose save as herein। तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कर दी है, provided that when any witness is called for prosecution in such inquiry or trial। कि जब वो जो स्टेटमेंट जिसने दिया है वो पर्सन को आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह लेके आए। प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या हो गया कि प्रोसिक्यूशन की साइड से विटनेस आया है, एक डिफेंस की साइड से आ सकता है, प्रोसिक्यूशन की साइड से भी आता है। तो जिसने केस फाइल किया है या स्टेट है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की साइड की ये पर्सन आया था, और जो उसका स्टेटमेंट जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रिकॉर्ड किया था हम क्या उसको यूज कर सकते हैं। तो बोल रहा है कब यूज कर सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज। तो अक्यूज अगर पीडब्ल्यू जैसा आया है, प्रोसिक्यूशन विटनेस जैसा आया है, और उसका स्टेटमेंट जो पुराना रिकॉर्ड है वो प्रूव हो चुका है, तो जो अक्यूज है मतलब जो डिफेंस है उसको वो इसका ये स्टेटमेंट पुराना स्टेटमेंट यूज कर सकता है। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। तो डिफेंस को डायरेक्ट पावर है कि वो यूज कर सकता है इस स्टेटमेंट को, अगर वो पर्सन जो पहले स्टेटमेंट दे चुका है वो अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस जैसा आया है। और अगर प्रोसिक्यूशन को ही ये स्टेटमेंट यूज करना है तो वो किससे करेगा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट से। टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। आप ये क्या यूसेज कर रहे हो स्टेटमेंट का, टू कॉन्ट्राडिक्ट, कि ये बोलने के लिए ये जो वो अभी बोल रहा है ये उल्टा बोल रहा है जो इसने स्टेटमेंट में बोला है, तो वो स्टेटमेंट को हम यूज कर रहे हैं इस पीडब्ल्यू को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। 66 A statement was recorded by the police during investigation on which the accused Mr. Vidhan was asked to sign his name। तो यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, पुलिस उसको बोल रही है इसको साइन करो, क्या जरूरी है, नहीं। 162 के अकॉर्डिंग later the same document was produced before the court as his confession, as in that certain facts were mentioned which linked to whether would constitute guilt of Mr. Vidhan। अब क्या है, पुलिस को कन्फेशन दिया है, पुलिस ने रिकॉर्ड किया कन्फेशन, तो क्या एडमिसिबल होगा, नहीं, क्योंकि कन्फेशंस तो एविडेंस हो सकते हैं बट क्या सारे कन्फेशंस, नहीं, क्योंकि जो पुलिस को दिया कन्फेशन है वो इनएडमिसिबल होता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते कोर्ट में। तो इसकी एडमिसिबिलिटी कैसे होगी, एडमिसिबल होगा क्या, नहीं, एडमिसिबल होगा क्या, नहीं, इनएडमिसिबल होगा एज कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस हैव नो एविडेंशियल वैल्यू इन द केस अगेंस्ट द accused। inadmissible as the statement recorded by the police even though signed upon did not have the sign of the witness। तो विटनेस की साइन जरूरी है क्या, नहीं, हमको तो ये बताया ही नहीं, हमको ये बताया कि अगर पुलिस ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया है तो वो कन्फेशन की कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। Now question 67 क्या बोल रहा है, विधान was supposed to be acquainted with the circumstances of the case। तो अगर कोई भी पर्सन acquainted है केस के फैक्ट से तो पुलिस ऑफिसर उसका
क्या है, ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस व्हाइल एग्जामिनिंग हिम ओरली रिड्यूस द समरी ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम इनटू राइटिंग। हमने क्या पढ़ा पैसेज में, अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो किसी का भी ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है जो कि फैक्ट से एक्वेंटेंस रख रहा होगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको ओरल एग्जामिनेशन तो कर सकता है। अगर उसको उस ओरल एग्जामिनेशन में दिए हुए स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे करेगा, सेपरेट ट्रू एंड सेपरेट था, ट्रू था और फुल अकाउंट या कंप्लीट अकाउंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो समरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो क्या समरी रिकॉर्डिंग कर सकता है? नहीं। हमें क्या बोला है, सेपरेट करो, ट्रू करो और कंप्लीट करो। तो कंप्लीट में जैसा वो बोल रहा है वैसा का वैसा लिखो, अलग अलग लिखो कि जो पर्सन सपोज ए है, ए ने कुछ बोला, बी ने कुछ बोला, तो इसका पूरा स्टेटमेंट, बी का पूरा स्टेटमेंट अलग अलग इंडिविजुअली लिखा जाएगा। तो क्या वो रिड्यूस इनटू समरी कर सकता है क्या? नो। So, is the same allowed? No, as the recording of the statement by police officer in the present case was not in conformity with section 161. 161 यही बता रहा है कि आपको complete होना चाहिए, true होना चाहिए और separate होना चाहिए। तो yes, A would be the answer. B क्या बोल रहा है? Yes, as statement made to the police officer under law can be reduced in writing under 161. तो ट्रू तो स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है कि आप 161 में पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कर सकता है, इन राइटिंग रिकॉर्ड कर सकता है, बट क्या वो इन समरी रिकॉर्ड कर सकता है क्या? नहीं। सो द प्रॉब्लम वाज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन समरी फॉर्म। सी क्या बोल रहा है? Yes, as the statement made to the police officer under the law can be written and turned into evidence for the confession of witness. तो यहाँ पे statements जो है, क्या इसके ये statement use कर सकते हो आप? No, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को इन एग्जामिनेशन दिया है। नो, एज विधान वॉज मियरली एक्वेंटेड विद द केस एंड राइटिंग हिज स्टेटमेंट वॉज अनलॉफुल। क्या अनलॉफुल होगा? नहीं। 161 में तो ये लिखा है कि पुलिस ऑफिसर जो भी पर्सन है, अगर वो केस के फैक्ट्स के बारे में जानता है तो उसका एग्जामिनेशन और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। सो आंसर वुड बी ए। 68. Vidhan was tortured in police custody to admit the guilt in the case. Giving to the torture, he agreed to make confession before the magistrate, which is provided in the law. When presented before the magistrate, his confession was immediately recorded. उसको टॉर्चर किया पुलिस ने टॉर्चर करके ये बोला कि तुझे मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करना है, मतलब जुडिशियल कन्फेशन तो होगा, पर टॉर्चर के साथ हुआ। पहले टॉर्चर किया और उसको ये बोला कि जुडिशियल कन्फेशन करो, और जैसे ही वो गया वैसे ही उसका रिकॉर्ड कर लिया गया स्टेटमेंट। कन्फेशन मजिस्ट्रेट ने डायरेक्टली इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रायर रिक्वायरमेंट्स थी क्या फुलफिल हुई? नहीं। क्या उसको ये बताया कि आप बाउंड नहीं हो, कि आपको आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है, अगर आप ये दे रहे तो आप अप्रूवर नहीं बनोगे, तो ये सब नहीं बताया मजिस्ट्रेट ने। तो ये अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं करा है तो ये कन्फेशन कैसा हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा। कैन ऑन द बेसिस ऑफ सच कन्फेशन विधान बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द चार्ज? क्या उसको अब लायबल कर सकते हैं क्या कन्फेशन के बेसिस के ऊपर? अगर कन्फेशन ही इनएडमिसिबल है तो क्या हम उसका गिल्ट प्रूव कर सकते हैं? नहीं। नो, एज ही वॉज टॉर्चर्ड बाय द पुलिस टू गिव कन्फेशन, कन्फेशन टू पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। तो यहाँ पे क्या कन्फेशन पुलिस को दिया है क्या? नहीं। कन्फेशन उन्होंने टॉर्चर किया है, टॉर्चर करने के बाद ये बोला है कि आप जुडिशियल कन्फेशन करोगे, तो कन्फेशन पुलिस को तो हुआ ही नहीं है। No, as magistrate did not follow the requisite procedure provided by law before taking confession, कि magistrate ने नहीं करे फॉलो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कन्फेशन इनएडमिसिबल हो जाएगा और उसकी वजह से आप गिल्ट प्रूफ नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन। तो आंसर क्या होगा? डी। यस, द मजिस्ट्रेट हैड रिकॉर्डेड जुडिशियल कन्फेशन। तो अगर मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर लिया तो हम उसको क्या एडमिसिबल मान लेंगे? अगर उसने फॉलो नहीं करा प्रोसीजर तो नहीं मानेंगे। हमारा आंसर क्या होगा? डी। सी क्या बोल रहा है? उसको खुद रिफ्यूज कर देना चाहिए था, तो वो गलत है। 69. Vidhan recorded a statement before police during investigation. Later, when produced in the court, Vidhan gave a statement in contrast to the statement given to the police. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? विधान ने एक स्टेटमेंट दिया पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब जब वो कोर्ट में आया तो उसने अलग स्टेटमेंट दे दिया। एक स्टेटमेंट में उसने बोला कि मैंने चोरी होते हुए देखी थी, अब ये पुलिस को दिया उसने स्टेटमेंट। अब जब वो कोर्ट में एज अ विटनेस आया उसने क्या बोला? मैंने तो कोई चोरी होते हुए नहीं देखी, मैं तो था ही नहीं वहां पे। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। हाउ कैन द स्टेटमेंट गिवन अर्लियर टू द पुलिस
बी यूज इफ इट इज ड्यूली प्रूव, कि जो पुराना स्टेटमेंट था वो प्रूव हो गया कि इसने, ये पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को ये स्टेटमेंट बोला था कि मैंने चोरी होते हुए देखी है। अब जो बोल रहा है उसको, उसके लिए हम वो पुराना स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज बाय द डिफेंस काउंसिल टू कॉन्ट्राडिक्ट विधान इफ ही कम्स एज प्रोसिक्यूशन विटनेस, कि अगर वो प्रोसिक्यूशन विटनेस आया है तो अक्यूज जो डिफेंस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। यस, it can be used by prosecution to contradict Vidhan with the permission of the court if Vidhan has been called as a prosecution witness. Yes, it can be used by defense counsel to contradict Vidhan with the permission of the court. क्या defense को permission of court required है क्या? नहीं. It can be used by prosecution to contradict Vidhan even if Vidhan has been called as defense witness. क्या prosecution विटनेस जैसा नहीं आया है या डिफेंस विटनेस जैसा आया तो भी क्या प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है क्या? नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 2, that is option number A. 70. Which of the following need not be complied with for admissibility of confession as evidence? कि कौन सा हमको comply करने की जरूरत नहीं है? The accused intended to make a confession before the magistrate would be allowed time of reflection. Time of reflection होना चाहिए. Yes. The magistrate should explain to him that it is not intended to make him a prover that he is not, and that he is not bound to make confession. ये भी magistrate की responsibility है. Magistrate to warn accused that if he gives confession, anything said will be used against him. Yes. Magistrate to make sure to get a signed confession before witnesses to ensure that it gets status of admissible एविडेंस. तो ये क्या जरूरी है कि उसको ये इंश्योर करना है हमारे पैसेज में कोई विटनेस की साइन होना जरूरी नहीं बताया गया है. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर. 71. Which of the following statement can be considered in line with the legal principles? तो कौन सा सही है देखना है. All confessions are admissible but all admission, क्या बोल रहा है? ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन होते हैं क्या? यस, क्योंकि हमने ये बोला कि कन्फेशन जो है इज अ टाइप ऑफ एडमिशन, तो सारे कन्फेशन एडमिशन होंगे. यस, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन. यस, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एडमिशन में आप गिल्ट को एक्सेप्ट करो. सेकेंड, ऑल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो सारे के सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसेबल नहीं होते हैं क्या? नहीं, हमारे सिर्फ रिस्पेक्ट पैसेज में तो सिर्फ जो कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड टू पुलिस है उसी को बोला है कि वो एडमिसिबल नहीं होंगे, बाकी सारों के बारे में नहीं बताया है. थर्ड, ऑल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर एडमिसिबल, कि सारे के सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर एडमिसिबल. नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्शन भी बताया कि जो पुलिस को दिया है वो एडमिसिबल नहीं होता है, तो हम ये बोल नहीं सकते कि सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसिबल होते हैं. इवन जुडिशियल कन्फेशन कैन बिकम इनएडमिसिबल इफ मैजिस्ट्रेट डज नॉट फॉलो द प्रोसीजर. यस, यही दिया है. तो 1 and 4 सही है. तो हमारा आंसर क्या होगा? सी. 72. Which of the following statement cannot be inferred from the legal principle and facts? कौन सा इन्फर नहीं हो सकता ये देखना है हमको. वन क्या है? An accused person making a statement in which he asserts his innocence regarding the charge against him is called confession. क्या confession होता है क्या? नहीं, वो तो exculpatory statement होता है. innocence कर रहा है तो confession, तो ये हम नहीं इन्फर कर सकते. An accused person making a statement in which he accepts his guilt against him is called confession. Yes, तो ये तो सही है. Confession made to either magistrate or police officer have a high evidentiary value in trial against the accused. तो क्या पुलिस को भी दिया हुआ confession की admissibility value होती है क्या? नहीं, तो this cannot be inferred. The code provides certain questions and safeguards which has to be followed mandatorily to prevent inadmissibility of the confession. Yes, तो हमारा आंसर क्या होगा? Which cannot be inferred. ये तो इन्फर हो सकता है ना. तो 1 and 3, तो आंसर हुआ बी. नाउ पैसेज नंबर 4. पैसेज नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट वक्फ लॉ, जो उसमें अमेंडमेंट आया है उसके बारे में. ये क्या बात कर रहा है? वक्फ लॉ के बारे में. चलो,
The petitioner challenging the constitutional validity of the new Waqf law framed that the law as violative of Article 26 of the Constitution, with the Parliament having interfered on essential and integral part of their faith. क्या बोल रहा है कि ये पिटीशन जो वक्फ लॉ नया आया है उसको चैलेंज करते हुए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं ऑन द प्रीमाइसेस दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 26. 26 क्या है? guarantees the freedom to manage the religious affairs and is subject only to three restrictions: public order, morality or health. The act does away with the concept of waqf by use, which simply meant that land used for Muslim religious or charitable purpose for a long time can be deemed to be a waqf even if it is not registered as such by the state waqf board. क्या बोल रहा है? पुराना जो एक्ट था उसमें वक्फ बाय यूज भी था कि अगर कोई प्रॉपर्टी को आप, कोई लैंड को आप रिलीजियस, मुस्लिम रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हो तो वो अपने आप ही हम उसको क्या मान लिया जाएगा? वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द वक्फ बोर्ड. कि आपने उस लैंड को रजिस्टर नहीं कराया है, वक्फ बोर्ड ने उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो भी हम बाय प्रिजम्पशन या डीम कर लिया जाएगा कि वो बाय यूसेज क्या बन गई है? बाय waqf by use. The 2025 law restricts the concept of waqf by use to properties that are already registered. तो 2025 लॉ ने क्या बोला कि जो वक्फ बाय यूज का कंसेप्ट हम उन्हीं प्रॉपर्टीज तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हो गई थी. इस एक्ट के आने से पहले जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज में रजिस्टर्ड हो गई थी उसी को सिर्फ हम मानेंगे वक्फ प्रॉपर्टी by usage as waqf by state board before the enactment of the Act of 2020, already registered as waqf by state waqf board. The government's argument is that land is often encroached upon in the name of waqf, making it necessary to do away with the legal mechanism for this to happen. अब गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये बनाया? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इंक्रोच कर लेते हैं और उसको फिर उसके ऊपर रिलीजियस, चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, जिसके कारण फिर वो बोलते हैं ये यूसेज आ गया है इसका और इसलिए अब इसको वक्फ प्रॉपर्टी कर दो. दूसरे की प्रॉपर्टी इंक्रोच करके उसके ऊपर रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटी करना और लॉन्ग टाइम के बाद उसको बोलना है ये वक्फ बाय यूसेज बन गई है. इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या है, इस एक्ट में क्या करा था कि रजिस्ट्रेशन का importance लेके आया. However, the move raises question over the status of several waqf by use properties which have long contained mosques and graveyards but have not been registered as waqf. So, another provision with a bearing on waqf by use land is that if district collector identifies land रजिस्टर्ड एज वक्फ बाय यूज बिफोर द एक्ट, क्या है कि एक तो बता दिया 2025 एक्ट में कि जो पुराना अगर कोई रजिस्टर नहीं हुआ था तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा. अब दूसरा बता रहा है कि अगर इवन इफ योर प्रॉपर्टी हैज बीन रजिस्टर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर दिस एक्ट, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको डिस्प्यूट कर देता है एज गवर्नमेंट लैंड, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है इवन इफ इट वाज रजिस्टर्ड एज वक्फ बाय वक्फ बोर्ड, तो भी अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है गवर्नमेंट लैंड की तरह, तो वो देन इट सीजेस टू बी वक्फ लैंड टिल अ कोर्ट डिसाइड्स अ डिस्प्यूट. तो टेम्परेली उसका जो स्टेटस है वक्फ प्रॉपर्टी का वो हट जाता है और वो जब ही मिलेगा जब कोर्ट उसके फेवर में डिसाइड करे. क्या बोल रहा है कि एक प्रॉपर्टी है उसको वक्फ प्रॉपर्टी जैसा रजिस्टर कराया बिफोर 2025 कि ये रजिस्टर्ड है वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से. 2025 एक्ट आया, उसके बाद में कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस प्रॉपर्टी को क्या आइडेंटिफाई करा? गवर्नमेंट लैंड, कि ये क्या है? गवर्नमेंट लैंड है. तो इसका स्टेटस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी वुड टर्मिनेट फॉर टेम्परेरी टाइम, कि जब तक कि कोर्ट डिसाइड नहीं कर ले तब तक टर्मिनेट हो जाता है. टर्मिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी स्टेटस, यही बोल रहा है. इट सीजेस टू बी वक्फ लैंड, तो उसका स्टेटस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा टिल द टाइम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट. तो परमानेंट
टर्मिनेशन नहीं है, टेम्पररी है. दिस पावर विच फ्लोज फ्रॉम अ क्रूशियल प्रोविजन टू सेक्शन 3 क्लॉज C of the act could alter the status of वक्फ land even before a court has decided its status. तो यहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ वक्फ जो स्टेटस है वो तो हो गया इवन बिफोर द कोर्ट डिसाइड, कि कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं करा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका स्टेटस तो हट गया है. स्टेटस वापस जब मिलेगा जब कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन देंगे. The petitioners argued that 2025 law, which allows non-Muslim to be a part of Waqf board and the Waqf Council, is violative of Article 26B, C, and D of the Constitution, which guarantees communities' right to manage its own affairs in matters of religion, own and acquire movable or immovable property and administer such property. कि ये क्या बोल रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम इन देयर कम्युनिटी, और जो वक्फ की काउंसिल या कमीशन है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हमारे आर्टिकल 26 को वॉयलेट कर रहा है. Petitioners also challenge a provision in 2025 law that allows the applicability of Limitation Act with respect to वक्फ properties. क्या करा है 2025 ने लिमिटेशन लॉ को भी इनके ऊपर अप्लाई कर दिया है. The limitation law acts essentially bars parties from making a legal claim, say, against encroachment after a specific period of time has elapsed. क्या बोलता है लिमिटेशन एक्ट में, क्या है, एक आपको लिमिट दे जाती है कि आप अपना जो क्लेम है इतने टाइम पीरियड में ही रेस कर सकते हैं. कि अगर आपको ये बोलना है कि मेरी प्रॉपर्टी का किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया है तो उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम है कि आप 12 साल में ही आप कर सकते हो, उसके बाद आपका जो राइट है वो खत्म हो जाता है. तो यहाँ पे एसेंशियली बार पार्टीज फ्रॉम मेकिंग अ लीगल क्लेम, कि आपको एक टाइम के बाद बार कर देता है कि इस टाइम के बाद आप इसका क्लेम रेज नहीं कर सकते आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हैव elapsed. The 1995 Waqf Act has specifically excluded the application of Limitation Act. तो यहाँ पे जो पुराना एक्ट था उसने एक्सक्लूड करा था लिमिटेशन एक्ट का, विच अलाउड वक्फ बोर्ड टू एक्ट अगेंस्ट इंक्रोचमेंट ऑन इट्स प्रॉपर्टीज विदाउट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. क्या था पहले में, वक्फ बोर्ड कभी भी अपने जो वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर किसी और ने इंक्रोच कर लिया है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता था. बट आफ्टर 2025 उनके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट लगेगा. मतलब वक्फ बोर्ड को अगर किसी इंक्रोचमेंट के लिए एक्शन लेना है, किसी और पर्सन ने वक्फ प्रॉपर्टीज का इंक्रोचमेंट कर लिया है, तो वक्फ बोर्ड के पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा कि वो उनके जो इंक्रोचर है उसके अगेंस्ट में केस कर सके. रिमूव दैट एक्सेप्शन इम्पोजिंग अ 12 years बार ऑन क्लेम फॉर रिकवरी, कि उनके पास कितना टाइम है, 12 साल तक का ही टाइम है. 73. A mosque has stood on a particular parcel of land in a major Indian city for over 80 years, serving as a place of worship and religious gathering for local Muslim community. Following the enactment of Waqf Act, the state Waqf board, relying solely on the mosque's sole standing religious use by the Muslim community, seeks to record and recognize this parcel as Waqf property. क्या है, 80 साल से यूज कर रहे हैं पर रजिस्टर हुआ है क्या, नहीं हुआ है. Seeks to record and recognize this parcel as Waqf property under the new legal regime. In light of the changes introduced by Act, which of the following best reflects the correct legal position regarding whether the mosque land can be treated as वक्फ property? तो 80 साल से वो यूज कर रहे हैं बट क्या कोई रजिस्टर था क्या, नहीं. ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन दी है क्या, नहीं दी है. सेकेंडली अब वो चाह रहे हैं, वो अब जाके उसको 2025 में रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं उसको एज अ वक्फ लैंड. तो क्या वो करा सकते हैं, नहीं, बिकॉज यूसेज वक्फ का यूसेज अब तो खत्म हो गया है और जो पुराने जो सिर्फ रजिस्टर्ड थे उन्हीं को हम मानते हैं. The mosque land can be recognized because of its long standing religious use, नहीं, क्योंकि अब ये ऑप्शन ही नहीं है. The mosque land will not be treated as waqf property as it has not already been registered as such under the relevant law. जो पुराना लॉ था उसमें रजिस्टर्ड आपने नहीं कराया था तो अब आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करवा सकते. The mosque land automatically becomes waqf property, नहीं, because it रिलीजियस पर्पज के लिए यूज कर रहे थे इसलिए वो ऑटोमेटिक वक्फ लैंड बन जाती है क्या, नहीं. द स्टेट वक्फ बोर्ड कैन नॉट यूनिलैटरली डिक्लेयर द land as वक्फ property based on its own assessment as it is under authority of central वक्फ board. सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में तो हमको कुछ नहीं बताया है तो हमारा आंसर क्या होगा, बी. 74. Suppose that in the previous question, where a mosque has stood on a parcel of land for over 80 years and has served the religious need of local community, the district collector now identifies this land as government property. The state waqf board, which
had prior to the act recorded the land as waqf property based on its long stated uses finds its authority contested. अब यहाँ पे क्या दो फैक्ट्स बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफ्टर 2025 आइडेंटिफाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एंड सेकेंडली क्या है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है प्रायर प्रायर टू द एक्ट रिकॉर्डेड द लैंड एज वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने रजिस्टर करा लिया है, वक्फ बोर्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, मतलब प्रायर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नाउ आफ्टर 2025 जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो क्या कर रहा है, इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर रहा है। In light of the amendment, how is the legal position regarding the वक्फ board's decision to the mosque land affected? तो जो मॉस्क वक्फ बोर्ड का डिसीजन था टू कंसिडर दिस एज वक्फ प्रॉपर्टी, वो कैसे अफेक्ट हो जाएगा, स्टेटस तो हट जाएगा। तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड डिसीजन इज इमीडिएटली एंड परमानेंटली इनवैलिडेटेड। क्या परमानेंट इनवैलिडेशन होता है? नहीं, उसका स्टेटस सिर्फ टेम्परेली सीज होता है, उसका जब तक कि कोर्ट डिसाइड नहीं करे। द वक्फ बोर्ड डिसीजन इज टेम्परली वीकन अंटिल द प्रॉपर्टीज नेचर इज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। यस, तो आंसर क्या होगा? बी। 75 आर्टिकल 26 क्या प्रोवाइड कर रहा है कि सब्जेक्ट टू public order, morality and health, that every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable or immovable property, and to administer such property in accordance with the law. Suppose the government enacts, अब यहाँ पे एक नया एक्ट बना दिया है, रजिस्ट्रेशन ओवरसाइट एक्ट, which requires that all new religious institutions registration before its functioning be approved by the center committee composed of government official। क्या चाह रहे हैं कि जो कोई भी न्यू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो उसका रजिस्ट्रेशन बिफोर इट्स फंक्शनिंग, कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके फंक्शनिंग होने से पहले उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक सेंट्रल कमिटी का लेना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। द गवर्नमेंट the committee may reject registration on any grounds it deems fit, कि कोई से भी ग्राउंड पे वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। तो ये ऐसा कर सकती है क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि रिलीजियस कम्युनिटीज के पास एक राइट है कि वो अपना रिलीजियस अफेयर के मैटर्स के ऊपर कर सकते हैं, कोई भी स्टैब्लिश या मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पे अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पर उसके फंक्शनिंग होने से पहले एक आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, जो कि वो किसी भी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, वो कैसा हो जाएगा, आर्बिट्री हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली असेस द, यहाँ पे क्या पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई से भी ग्राउंड पे अगर वो चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 26 का वायलेशन हो जाएगा। Which of the following most accurately assess the validity of this law in light of Article 26? The law is valid है क्या? नहीं, allows restricting the right to establish, अलाउ तो कर रहा है बट वो रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड है कि आप इन तीनों ग्राउंड पे ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ना कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन का पावर दे रहा है। द लॉ इज इनवैलिड बिकॉज इट इम्पोजेज अ गवर्नमेंट कंट्रोल अप्रूवल प्रोसेस दैट कैन आर्बिट्ररी रिजेक्ट अ रिलीजियस कम्युनिटीज राइट अंडर 26। यस, द लॉ इज वैलिड होगा क्या? नहीं, द लॉ इज वैलिड एज लॉन्ग एज द कमिटीज डिसीजन आर सब्जेक्ट टू एनी फॉर्म ऑफ रिव्यू, कि अगर इसका जो डिसीजन है वो अगर रिव्यू हो सकता है तो इसका डिसीजन वैलिड है। नहीं, the law is invalid because the government can reject registration of religious institution on any ground it deems fit, कि क्योंकि वैलिड इसलिए क्योंकि अगर उनको जो भी ग्राउंड सही लगेगा उसके बेसिस के ऊपर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। नहीं, उनके पास लिमिटेड ग्राउंड से आप इन्हीं के बेसिस पे कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं ऐसा किया है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 76 in 2025 the Waqf board brings a legal action to recover a parcel of land that has been in possession of a private parties। अब कब कर रहे हैं? 2025 में। अब 2025 में कर रहे हैं तो मतलब लिमिटेशन एक्ट इनके ऊपर अप्लाई कर रहा है। The Waqf board brings a legal action to recover a parcel of land that has been in possession of a private parties since an alleged act of encroachment that occurred 15 years earlier। क्या बोल रहा है कि 15 साल पहले इनका वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट हुआ था और अब जाके वो 2025 में उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाह रहे हैं। लिमिटेशन कितनी दी है हमारे पास? 12 साल की दी है। सेकेंडली 2025 के बाद में कि क्या बोल दिया, वक्फ जो वक्फ एक्ट आया उसमें लिमिटेशन एक्ट को अप्लीकेबल कर दिया ना। वक्फ बोर्ड को भी अगर एक्शन लेना है तो 12 ईयर्स के अंदर लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने साल हो गए? 15 ईयर्स हो गए। तो क्या वो ले सकते हैं अब एक्शन? नो, बिकॉज अंडर द एप्लीकेबल लॉ
there is limitation to it. The board asserts its right to reclaim the land as Waqf property. The defendant, however, raises a preliminary objection, arguing that the board's claim is no longer legally maintainable due to passage of time. कि अब 15 साल हो गए, इसलिए अब इनके पास कोई right नहीं बचा है. The in light of किसके अकॉर्डिंग देखना है, इन लाइट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, which of the following best describes the legal rule that would apply to determine whether the वक्फ बोर्ड सूट can proceed. तो क्या वक्फ बोर्ड का जो सूट है with respect to encroachment of property बाय प्राइवेट पर्सन, क्या वो मेंटेनेबल होगा, क्या वो ये एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन? नो, बिकॉज यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 2025 एक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिसमें कि क्या बोल दिया, लिमिटेशन लॉ लगेगा, और लिमिटेशन लॉ में 12 साल का ही सिर्फ टाइम फ्रेम दिया है, और अगर 12 साल कंप्लीट हो गए हैं तो वक्फ बोर्ड के पास कोई राइट नहीं बचता है टू इनिशिएट द सूट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रोचमेंट. उनका राइट जो है वो बार हो चुका है. वक्फ प्रॉपर्टीज आर एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ लिमिटेशन लॉ. नहीं, ये तो पहले था, अब नहीं. द वक्फ बोर्ड claim is governed by limitation act and the court must dismiss the suit as time barred. Yes, क्योंकि अब time barred हो गया as per the limitation law. The limitation act applies to work properties only if the encroachment had been done after the recent amendment. वो ये बोल रहा है क्या कि अब से जो इंक्रोचमेंट होगा सिर्फ उसी के ऊपर लगेगा? नहीं, उन्होंने तो ये बोला लिमिटेशन लॉ लगेगा, और लिमिटेशन लॉ में क्या दिया है कि 12 साल का टाइम फ्रेम दिया है. तो आपको अगर आपका क्लेम आपका अगर आपको क्लेम करना है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसको आपको 12 साल के अंदर करना चाहिए, और अगर 12 साल कंप्लीट हो गए तो आपके ऊपर बार लगेगा. तो ये नहीं है कि अगर ये जो बार है वो सिर्फ आने वाले केसेस पे लगेगा. द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग अ सूट फॉर रिकवरी. इसके बारे में भी हमको नहीं पता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी. 77. Which of the following statement can be most reasonably inferred from the passage? First, क्या है, 2025 amendments removal of waqf by use is likely to result in some long-standing religious sites losing their legal waqf status if they are not formally registered. कि अगर registered नहीं होंगे तो उनका status खत्म हो जाएगा. Yes. The inclusion of non-Muslims on Waqf board under 2025 law is explicitly required by Article 26. 26 में क्या required है? नहीं. The application of Limitation Act to Waqf properties dispute may prevent the board from reclaiming properties encroached upon in the distant part, even if the properties are of significant religious इंपॉर्टेंस. क्या होगा कि लिमिटेशन लॉ के लगने से जो भी प्रॉपर्टीज पहले इंक्रोच हुई है बहुत टाइम डिस्टेंस पे, उनका आपका लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन लॉ टू वर्क प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में प्रिवेंट द फ्रॉम रिक्लेमिंग प्रॉपर्टी इंक्रोच अपॉन इट इन द डिस्टेंस पार्ट. कि अगर बहुत पहले उनका इंक्रोचमेंट हो चुका है तो अब क्या जाके उनको वो एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इवन इफ दिस प्रॉपर्टीज आर ऑफ सिग्निफिकेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस. तो हम कौन कौन से कंक्लूड कर सकते हैं? 1 and 3. 78 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी सर्टेनली कंक्लूडेड. तो कौन सा कंक्लूड नहीं कर सकते ये देखना है. फर्स्ट क्या है, स्टेटस ऑफ सम प्रॉपर्टीज करेंटली यूज फॉर मुस्लिम रिलीजियस पर्पसेस में बिकम अनसर्टेन इफ दे आर नॉट फाउंड इन रजिस्ट्री. तो अगर रजिस्टर नहीं हुआ होगा तो उनका जो स्टेटस है वो हट जाएगा, तो ये अनसर्टेन बताएगा. तो दिस कैन बी इन्फर्ड, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. द पावर गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू आइडेंटिफाई लैंड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कुड रिजल्ट इन टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी. क्या रिलीजियस एक्टिविटी का सस्पेंशन हो जाएगा? क्या रिलीजियस स्टेटस जो भी वक्फ का जो स्टेटस है उसके ऊपर सस्पेंशन है, ना कि रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर. तो दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. 3 क्या बोल रहा है, द इम्पोजिशन of limitation period for recovery suits में incentivize वक्फ बोर्ड to act promptly. तो क्या है, लिमिटेशन लग गया है, 12 साल में आपको 12 ईयर्स में आपको क्लेम को इनिशिएट करना है. तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका वो बार हो जाएगा क्लेम. तो इसलिए आप क्या है, उनको इंसेंटिवाइज करा है कि आप जल्दी जल्दी एक्शन लो, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड फिक्स्ड है. तो हमारा क्या आंसर होगा, ओनली 2, बिकॉज दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर सस्पेंशन नहीं है, उसके स्टेटस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर सस्पेंशन है. तो आंसर क्या होगा, डी. पैसेज नंबर 5.
पैसेज नंबर क्या बता रहा है? इंटरनेशनल स्पेस लॉ के बारे में बता रहा है. कंप्राइजेस ट्रीटीज, कस्टम्स एंड रूल्स गवर्निंग स्टेट्स आउटर स्पेस एक्टिविटी. कि स्पेस में, स्पेस के लिए, ऑपरेशन के लिए हम क्या ट्रीटीज को यूज करते हैं. 1967 Outer Space Treaty constitutes the cornerstone and binding legal norm mandating non-sovereign exploration and use. क्या है ये? एक बाइंडिंग लीगल नॉर्म है. मतलब ये वाली ट्रीटी कैसी है? बाइंडिंग है, एप्लीकेबल है ऑन द पार्टीज, स्टेट पार्टीज. दैट इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्स आउटर स्पेस द डिक्लेयर्स आउटर स्पेस द प्रोविंस ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड. क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोई नॉन सोवरेनिटी, कोई की भी सोवरेनिटी नहीं होगी. नॉन सोवरेन एक्सप्लोरेशन एंड यूज की मतलब कोई का सोवरेन अथॉरिटी नहीं होगी स्पेस पे. हर पर्सन का, हर स्टेट का क्या राइट है, वो एक्सप्लोर कर सकता है और यूज कर सकता है. Outer space, the province of all humankind, forbids claim of sovereignty or other appropriation, guarantees freedom of scientific investigation and access to all areas of celestial bodies. क्या कर रहा है? freedom of scientific investigation कर सकते हो और access to all areas of celestial bodies. impose state responsibility and continuing supervision over government and non-governmental space actors ऑफ द स्टेट. क्या है कि जो भी कंट्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी गवर्नमेंट, जैसे इसरो हो गया या फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी होती, स्पेस ऑपरेटर होता, उसको देखना और उनको सुपरवाइज करना. obliges state to avoid harmful contamination of space and celestial environment and to consult other states prior to operation. क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपकी राइट तो है कि आप वहाँ पे उसका यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपको क्या अवॉइड करना है? हार्मफुल कंटेमिनेशन ऑफ स्पेस और सेलेस्टियल इन्वायरमेंट, एंड टू कंसल्ट अदर स्टेट्स प्रायर टू ऑपरेशन व्हेन एक्टिविटी रिस्क इंटरफेरेंस विद अदर स्टेट ऑपरेशन. की क्या है? आप सबका राइट है, बट अगर आप ऐसी एक्टिविटी को करने से पहले कि जो दूसरे की एक्टिविटीज को हैम्पर करे, आप उनसे कंसल्ट करो. and absolutely prohibits use of, prohibit क्या करता है? use of nuclear weapon or any other weapon of mass destruction in orbit. क्या आप क्या नहीं कर सकते? न्यूक्लियर वेपन्स या मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स आप स्पेस में यूज नहीं कर सकते. where damage occurs, liability is determined by convention on international liability for damage caused by space object 1972. It fixes absolute liability on launching state for harm caused on earth or to aircraft in the process of launching the aircraft and fault. क्या बोल रहा है कि जो भी लॉन्चिंग स्टेट, क्या होगा कि इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया, तो अगर रॉकेट लॉन्च होते टाइम अगर अर्थ में या फिर उस एयरक्राफ्ट को कोई डैमेज होता है, तो उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लॉन्चिंग स्टेट की, मतलब इंडिया की होगी. और फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी अपॉन द स्पेस एक्टर फॉर डैमेज ऑकरिंग इन द आउटर स्पेस. ये क्या बोल रहा है कि फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जिस पर्सन का फॉल्ट होगा अपॉन द स्पेस एक्टर फॉर डैमेज ऑकरिंग इन आउटर स्पेस. की सपोज एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च करवाया फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज लॉन्चिंग पैड, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी होगी. मतलब जो भी इंडिविजुअल लाइबल होगा, जो स्पेस एक्टर लाइबल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अगर वो स्पेस जो एक्टर है वो स्टेट गवर्नड है तो स्टेट की आएगी, अगर प्राइवेट है तो वो खुद लाइबल होगा. अगर ये सब कब स्पेस में हो रहा है तब. The agreement on rescue of astronauts, the return of astronauts and return of objects launched into the outer space 1968 elaborates Article 5 of the Outer Space Treaty by requiring states to render all possible assistance to astronauts in distress, promptly return them and recover and hand over spacecraft or part thereof to the launching authority. Complementing this, the Convention on Registration of Objects Launched in Outer Space obliges every launching state to maintain a national registry and to furnish UN Secretary General with launch dates, orbital parameters, basic function and end of life status. कि क्या है? जो भी लॉन्च कर रहा होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब ये यूएन सिक्योरिटी जनरल को प्रोवाइड करे. Resource utilization on celestial bodies is addressed elevate aspirationally by the agreement गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ऑन मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. क्या बोल रहा है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, सपोज कोई भी आउटर स्पेस में रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन कौन कर सकता है और कैसे ये हम डिसाइड करेंगे. तो एक अभी सिर्फ एस्पिरेशनल एग्रीमेंट है. इट कैरेक्टराइजेज द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉमन हेरिटेज, कि सबका राइट है उसके ऊपर.
and anticipates an international regime to govern exploitation, although its limited ratification. क्या है, अभी तक सारे स्टेट्स ने इसको रेटिफाई नहीं करा है, कि इसको एक्सेप्ट नहीं करा है, तो इसकी लिमिटेशन, इसकी लिमिटेड एक्सेप्टेंस है. दैट कस्टमरी लॉ ऑन स्पेस रिसोर्सेज इज स्टिल इवॉल्विंग. ये क्या है, कस्टमरी लॉ था कि ये जो भी आउटर स्पेस का है वो सारे ह्यूमन काइंड का है, एक इंडिविजुअल या एक स्टेट का नहीं है, तो इसको रेटिफिकेशन आने में अभी टाइम है और ये इवॉल्व हो रहा है. इन्वायरमेंटल stewardship is reinforced by UN Committee on Peaceful Uses of Outer Space, copious space debris mitigation guidelines 2007 and long-term sustainability guidelines of 2019, which calls on state to design mission that minimize orbital debris and to share information on conjunction warning. दिस गाइडलाइंस आर मियरली एडवाइजरी. ये जो गाइडलाइंस है कि आपको ऐसे डिजाइन करना है कि ऑर्बिटल डेब्रिस की जो भी आप वहां पे करोगे उसका बहुत कम इफेक्ट हो, ऑर्बिटल डेब्रिस बहुत कम बने. एंड सेकेंडली आपको कंजंक्शन वार्निंग्स शेयर करनी है दूसरों से, शेयर इंफॉर्मेशन ऑन कंजंक्शन वार्निंग्स. बट ये क्या है, सिर्फ एडवाइजरी है ना कि मैंडेटरी है. जो हमारी फर्स्ट ट्रीटी थी आउटर स्पेस वाली वो क्या है, बाइंडिंग है, बट ये वाली कैसी थी, सिर्फ एडवाइसरी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 79. रिपब्लिक ऑफ विरेलिया allowed a private company StarTech Ventures of Hindustan to launch. कि अब क्या है, एक कंट्री है उसने दूसरी एक स्टारटेक है ऑफ हिंदुस्तान दूसरी कंट्री का अपने यहाँ से लॉन्च कराया, टू लॉन्च एस्ट्रॉइड माइनिंग प्रॉब फ्रॉम वायरिलियस नेशनल फैसिलिटी. तो अपने लॉन्चिंग पैड से उन्होंने दूसरी कंट्री के एक स्टारटेक को लॉन्च करवाया. The probe was duly registered under the 1975 Registration Convention. Several months after deployment, the probe's navigation system, अब लॉन्च भी हो गया, उसके बाद में the probe's navigation system malfunctioned due to use of inadequate instruments, resulting in a collision with a functioning Indian satellite. अब क्या हुआ, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से एक स्टारटेक वेंचर का जो था वो एस्ट्रॉइड माइनिंग प्रॉब ऊपर स्पेस में लॉन्च करवाया. लॉन्च हो गया, उसके बाद में बहुत टाइम बाद में क्या हुआ, उसमें माल फंक्शन आया जिसकी वजह से वो दूसरे की सैटेलाइट से जाके भिड़ गया. एंड डिसेबलिंग के की कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे क्या है, इंडिया की जो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हुई उसके जो लॉस हुआ उसके कारण फाइल डिप्लोमेटिक क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ वायरेलिया एंड स्टारटेक. तो वायरेलिया और स्टारटेक के अगेंस्ट इंडिया ने कंपनसेशन मांगा. तो वायरेलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, रिस्पॉन्स दैट द स्टारटेक ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली एंड हैंस इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्ट. स्टारटेक क्लेम इट हैड कंप्लाइड विद ऑल टेक्निकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड वाज नॉट नेग्लिजेंट. क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर हमने देखा था फॉल्ट बेस और एब्सोल्यूट लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्चिंग. अगर लॉन्च के दौरान कुछ अर्थ में या एयरक्राफ्ट में होता तो हम किसका देते हैं, लॉन्चिंग स्टेट का, जो कि होता वायरेलिया. पर यहाँ पे लॉन्च की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लॉन्चिंग स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्च नहीं हो रहा है, वो तो बाद में जाके स्पेस में सैटेलाइट से जो कोलिजन हुआ उसके कारण है. तो वायरेलिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Based strictly on the legal principles outlined in the passage, how should liability be determined? तो वायरेलिया is not liable because it does not qualify as launching state. क्या launching state जैसा qualify नहीं करेगा क्या, नहीं, launching तो उसके वहीं से हो रही है, तो launching state तो है. Virelia is the launching state, but it is not liable as StarTech was at fault and liability for damage in outer space is fault based. कि यहाँ पे launching के time होती तो launching state की absolute liability होती, but अगर space में हो रहा है तो वो fault based होगा, और fault किसका था, StarTech का, ना कि Virelia का. Virelia is the launching state and will be liable for StarTech fault. क्या liable हो गया, नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई फॉल्ट है ही नहीं. वायरेलिया इज नॉट लायबल बिकॉज इंडिया मस्ट फर्स्ट परस्यू स्टारटेक थ्रू मैंडेटरी आर्बिट्रेशन बिफोर मेकिंग अ क्लेम अंडर 172. तो ये भी नहीं बताया गया हमको कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होनी चाहिए पहले. तो हमारा आंसर क्या होगा, बी. 80. Suppose the subsequent investigation revealed that StarTech Venture was aware of the likelihood of the probe's propulsion instability even before the launch but did not inform Virelia's National Space Agency. क्या है,
पहले लॉन्च होने से पहले ही उसको पता था कि इसके जो प्रोपल्शन में कुछ गड़बड़ है, पर फिर भी उसने वायरेलिया को नहीं बताया। वायरेलिया मेंटेन्स दैट इट डिड नॉट इंटरफेयर विद द लॉन्च, कि लॉन्च में पर उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्रोपोर्शनल में जो इंस्टेबिलिटी थी उससे उसके लॉन्च में कोई दिक्कत नहीं आई, तो लॉन्च तो इफेक्टिव हो गया। और अगर लॉन्च इफेक्टिव हो गया तो कोई लॉन्चिंग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या? नहीं। And StarTech alone decided to proceed despite knowing the risk. How do this facts affect India's compensation claim against Virelia? तो वायरेलिया के अगेंस्ट में हमारा कंपनसेशन कैसा हो जाएगा? जो क्लेम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वायरेलिया वो क्या होगा? स्ट्रेंथन होंगे क्या? नहीं, क्योंकि वायरेलिया की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि लॉन्च के टाइम में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। This facts weaken the claim because StarTech's failure to inform means Virelia had no actual knowledge of the risk, making it impossible to establish fault against the state. तो उसकी तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, तो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी भी उसके कारण आ नहीं सकती। अगर स्पेस में जाके भी हुआ है तो इसको तो पता ही नहीं था एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑल्सो। सी क्या बोल रहा है? दिस फैक्ट हैव नो इफेक्ट एट वायरेलिया रिमेन्स द लॉन्चिंग स्टेट एंड स्ट्रिक्टली लायबल। लायबल रहेगी क्या? नहीं। This facts weaken the claim because StarTech's omission shifts sole liability to private operator, absolving Virelia of responsibility under the principle of independent commercial actor liability. अब ये independent commercial liability, actors liability का principle हमको दिया है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। 81. The Republic of Velkara launched a constellation of 40 Earth observation satellites. Within weeks, eight malfunction, drifting into unstable orbits near operational spacecraft of other state and causing collision and celestial debris. क्या हुआ? दूसरों से भिड़ गई और celestial debris form की. Velkara had not consulted any other country nor disclose its collision avoidance or debris mitigation protocol. It also did not share conjunction warning. तो conjunction warnings जो थी required as per corpus debris mitigation guidelines वो भी नहीं करी उसने, और उसने कंसल्टेशन भी नहीं करा बिफोर लॉन्चिंग दिस, कि अगर दूसरों की रिस्क दूसरों को रिस्क हो सकती है इसके ऑपरेशन से, तो उनको उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे कंसल्ट करने की। It also did not share conjunction warning information with the international community. When the state of Neuralis raised a diplomatic objection, Velkara responded that its activities are lawful since no binding treaty required prior consultation. Prior consultation के लिए ऊपर कोई binding treaty नहीं है क्या? नहीं। outer space जो treaty 1967 की है वो तो binding है। एंड द कॉर्पस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस आर नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। ये तो नॉन एडवाइजरी थी, बट ये जो आउटर ट्रीटी थी, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, वो बाइंडिंग है। और अगर उसमें लिखा है कि अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिसके दूसरों की एक्टिविटीज या ऑपरेशन के ऊपर रिस्क आ सकती है, तो आपको उनसे कंसल्टेशन, प्रायर कंसल्टेशन करना है। हाउ शुड वेलकम लीगल पोजिशन बी असेस? तो यहाँ पे इज नॉट इन ब्रीच, नहीं। has violated Article 9 of the Outer Space Treaty by failing to prevent harmful space contamination, not consulting on activities posing interference risk. Yes, क्योंकि उसने आर्टिकल 9 में जो लिखा है कि आपको प्रिवेंट करना है हार्मफुल स्पेस कंटेमिनेशन, वो भी वॉयलेट कर दिया और उसने प्रायर कंसल्टेशन भी नहीं लिया। फेलियर टू कंसल्ट है नो लीगल कॉन्सिक्वेंस, नहीं, ये नहीं बोल सकते क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी कैसी है? बाइंडिंग है। is valid since neither the corpus or not specifically mentions satellite conjugation risk। क्या इस दोनों में नहीं है क्या? नहीं, ये तो फैक्चुअली गलत है क्योंकि कॉर्पस गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि आपको कॉन्जुगेशन रिस्क को शेयर करना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। 82. Following criticism of its failed satellites deployment, Velkara planned a second launch of 20 satellites. This time it publicly released mission design, तो उसने रिलीज करा शोइंग कंप्लायंस विद ऑर्बिटल डेब्रिस मिटिगेशन प्रैक्टिसेस एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। Further, in this public release, it also shared information on conjugation warnings. तो उसने क्या है, जो कॉर्पस की जो गाइडलाइंस थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसको उसने फुलफिल करा है। हाउएवर, वेलकरा स्टिल रिफ्यूज टू
कंसल्ट पोटेंशियली अफेक्टेड स्टेट, जो जिसका अफेक्ट हो सकता है, अगर सैटेलाइट इतनी कंजेस्टेड एरिया में है तो दूसरों के ऑपरेशन अफेक्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर भी वेलकरा ने क्या करा, फिर भी उनसे कंसल्ट नहीं करा। तो यहाँ पे जो आउटर स्पेस ट्रीटी है अभी भी आर्टिकल 9 जो है वो वायलेट हो रहा है। The satellites enter an already crowded orbital band, leading to concern of interference raised by multiple states. Velkara argued that because the satellites were designed in line with 2017 guidelines, it had met all relevant international obligation. तो क्या सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को उसने फुलफिल कराया क्या? नहीं। जो आर्टिकल 9 ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी है अभी भी उसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि प्रायर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड थी। has fulfilled all international duties? नहीं. Remains bound by Article 9 of Outer Space, which requires prior consultation in addition to debris mitigation when there is risk of interference. C क्या बोल रहा है? Has no treaty level duty. कोई treaty level duty नहीं है क्या? नहीं है. Velcara's conduct is unlawful as neither the corpus guidelines nor 19 mandates have been fulfilled. तो कोई भी fulfill नहीं हुई है क्या? corpus की guidelines भी fulfill नहीं हुई क्या? नहीं, ये तो fulfill हुई है. हमारी सिर्फ जो आउटर स्पेस ट्रीटी की रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 9 की वो फुलफिल नहीं हुई थी। आंसर क्या है? बी। 83. Which of the following statement can be most reasonably inferred from the passage? The liability regime for damage caused by space object is stricter for incidents occurring on अर्थ देन दोज ऑकरिंग इन आउटर स्पेस। क्यों स्ट्रिक्टर है? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बताई थी विद रिस्पेक्ट टू लॉन्च के टाइम अगर अर्थ पे हो तो। The current legal framework leaves significant uncertainty regarding the commercial exploitation of space resources. The current legal framework leaves significant uncertainty. Yes, because अभी तक रिसोर्स का जो मैनेजमेंट होगा या फिर रिसोर्स यूज होंगे, जो उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। जो हमारे पास जो था कस्टमरी लॉ था उसका अभी तक लिमिटेड रेटिफिकेशन है। States are jointly responsible for ensuring that private companies operating in space from any country comply with the space law obligation. क्या बोल रहा है? States are jointly responsible for ensuring that private companies operating in space from any country comply with space लॉ ऑब्लिगेशन। कि क्या सारी कंट्रीज कोई भी स्पेस लॉ में अगर कोई प्राइवेट एंटिटी कोई ऑपरेट करेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी क्या? नहीं। इंडिविजुअल जो स्टेट होगी उसके अगर जो स्टेट ऑपरेटर्स होंगे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी और उसका सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सारे स्टेट्स की। स्टेट्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्पेस फ्रॉम एनी कंट्री। कि सारी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में क्या सारे स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर एक्स कंट्री की कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस में कुछ भेजती है तो वाई कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगी क्या उसके लिए? नहीं, वो कंट्री खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आंसर क्या होगा? 1 and 2। 84. Which of the following statement cannot be certainly concluded? The Outer Space Treaty allows states to make territorial claim on part of celestial? नहीं, ये तो आप नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्या बोला, उसकी ऊपर कॉमन ह्यूमन काइंड का होगा। सो इवन इफ द क्लेम आर फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, क्या आप उसमें टेरिटोरियल क्लेम कर सकते हो क्या किसी भी पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी पे? नहीं। द आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज इन आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मिलिट्री पर्सनल। क्या बोल रहा है कि सारे मिलिट्री एक्टिविटी मना है क्या? अगर साइंटिफिक पर्पस के लिए है तो वो तो अलाउड है, साइंटिफिक पर्पस के लिए वहां पे जाना अलाउड है। और ये क्या बोल रहा है? इवन इफ इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मिलिट्री पर्सनल, कि आप मिलिट्री पर्सनल्स को भी आप यूज नहीं कर सकते क्या? तो ये तो नहीं आप इन्फर कर सकते। स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन गाइडलाइंस 2007 एंड द लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी आर नॉन बाइंडिंग। तो ये तो सही है, दिस कैन बी इन्फर, क्योंकि वो कैसी है? सिर्फ एडवाइजरी है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या वो नॉन बाइंडिंग है? यस। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 and 2, because 1 and 2 cannot be inferred from the passages, from the passage. Okay, thank you.